जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेट पेपर 2 के लिए अपना मैथ और साइंस कंप्लीट कर रहे हैं और हमने बहुत सारे टॉपिक पे अपना कंप्लीट कर लिया है और प्रीवियस ईयर का 20 डेज सीरीज़ भी चला रहे हैं। आज ये आपकी मैराथन क्लास है और ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। इस क्लास से मेरा पूरी कोशिश है कि आपके 20 के 20 जो क्वेश्चन आएंगे जो कैलकुलेशन बेस, वो 20 के 20 आपके इसी पेपर से आए, इसी क्लास से आए। ठीक है ना। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एकांत में बैठ जाइए, अपना एक पेज ले लीजिए और पेन ले लीजिए। ठीक है। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं या जो चीज़ें थोड़ी सी टफ लग रही हैं उनको बस नोट कर लीजिए। ठीक है। और मैं बिना टाइम का वेस्ट किए चलता हूँ, क्लास को स्टार्ट करता हूँ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ठीक है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये बात का ध्यान देना कि क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है। सबसे पहले पूछा हुआ है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होती है। एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट भी लेता चलूंगा। मेरी पूरी कोशिश है कि इससे बाहर कुछ ना जाए आपका। ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या देखिए वो होती है जिनसे हम किसी चीज को काउंट करते हैं। जैसे एक आदमी, दो आदमी, इस तरह से काउंट करते हैं ना, तो ये एक से शुरू हो जाता है। 1 2 3 4 5 इस तरह से अनंत तक जाता है। इन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, या नेचुरल नंबर बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर, WHOLE। ठीक है ना, होल नंबर। इसमें क्या होता है, प्राकृतिक संख्या में एक होल और बना लो, मतलब ये 0 से शुरू होती है। ये 0 हो गया, 0 1 2 3 4 5 अप टू ये भी जाता है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये आपका होल नंबर हो गया। ठीक है। उसके बाद आता है आपका इंटीजर। ठीक है, इंटीजर या पूर्णांक, इंटीजर नंबर या पूर्णांक बोलते हैं जिसको। अब ये क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, ये सब कुछ होते हैं। इसमें ना माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक ये सब कुछ आता है। माइनस इनफाइनाइट से शुरू होकर के -3 -2 -1 0 1 2 ये प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, सॉरी कहाँ चला गया पेज, हाँ, ये प्लस का इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए इंटीजर क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक है ना, ये होता है पूर्णांक, ये पूर्ण संख्या। तो समझ गए ये बात, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। इसको देखो ऐसे याद रखो, क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए, अगर एक मैं सर्कल बनाऊं यहाँ पे, इसमें मैं लिख दूं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या। तो ये तो 1 से शुरू हुई, इसके बाहर आ जाएगा आपका कौन सा, होल नंबर। होल नंबर क्योंकि इसमें 0 आ रहा है और प्राकृतिक भी आ रहा है। और इसके भी बाहर आपका आ जाएगा कौन सा, पूर्णांक या इंटीजर आ जाएगा। ठीक है। और इसके भी बाहर आ जाता है रेशनल नंबर, सारे रेशनल नंबर इसके बाहर आ जाता है। तो ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है। अब एक आता है रियल नंबर या वास्तविक संख्या क्या होती है, वो भी बता देता हूं। रियल या फिर वास्तविक संख्या, ये क्या होते हैं। इसमें देखिए रेशनल और इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल, मतलब कि परिमेय। आवाज पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, मैं लिखने की कम ही कोशिश करता हूं क्योंकि मैथ में कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस रहता है। परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों होते हैं। ठीक है, अपरिमेय दोनों होती है, दोनों संख्याएं होती है, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, कौन सी, रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्याएं। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। देखिए प्राकृतिक है ना, इंटीजर के अंदर आ रहा है तो ये है, ये सही है। तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसने नहीं वाला पूछा, सत्य नहीं है। ये कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, ये गलत है। परिमेय नहीं है, ये परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। ठीक है, तो इसने केवल परिमेय लिखा हुआ है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। बिल्कुल है, प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है कि नहीं, बिल्कुल है, ये भी सत्य बात है। अगला क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय है। ये भी देखिए रेशनल नंबर है, रेशनल के अंदर सारे आ रहे हैं, होल नंबर और इंटीजर सब आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी सही है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, तो बिना टाइम नुकसान किए हम लोगों ने एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में कर लिया। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं सारी चीजों को आज एकदम डिटेल में बताने वाला हूं, बस आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को बारीकी से सॉल्व करना है, देखना है। ठीक है ना, सॉल्व भी नहीं कर रहे तो ध्यान से बस बात सुनो और देखते जाओ। इसमें देखिए इसका क्या मान होगा, ये आपसे पूछ रहा है।
चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है -1 की घात 0। अच्छा, दुनिया में किसी का भी घात अगर 0 लग गया तो इसका मान 1 होता है, ठीक है ना, तो चाहे वो कुछ भी हो। तो इस -1 की घात 0 से ये आ गया आपका 1, और -2 की घात 1 तो ये -2 ही रहेगा, ऑड पावर है। -3 की घात तो 2, तो 3 त्रिक के 9 हो जाएगा प्लस का, और ये आ जाएगा ऑड पावर है, मतलब 3 विषम घात है, तो माइनस जो खुलेगा माइनस में ही खुलेगा, तो माइनस तो आएगा। और 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौके 16 चौके 64, 64 होता है, ठीक है ना। इतना आ गया। अब इनको कर लीजिए सॉल्व, तो देखिए क्या हो जाएगा, 9 और 1 ये 10 हो गया, जो प्लस प्लस है इनको एक साथ जोड़ दिया, और माइनस वाले को एक साथ जोड़ दीजिए, 64 और 2 66 आ गया, ठीक है। अब 66 में से 10 चला गया तो माइनस का 56 आपका आंसर हो गया। कहाँ दिया है, बी ऑप्शन पे दे रखा है, ये करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को भी सॉल्व करने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है ये चीज़ें किसके बराबर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार। देखिए क्या कह रहा है, 1 माइनस 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1 2 माइनस 1 बटा 3 ये दे रखा है आपको, ठीक है ना। इसको आपसे पूछ रहा है ये किसके बराबर होगा इसमें से, ठीक है ना। अगर ये एक पैटर्न बनता, 1 माइनस यहाँ लेकिन 2 दे दिया, तो मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताता, लेकिन पैटर्न नहीं है तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले इतनी चीज़ों को सॉल्व करो। जब इतने को सॉल्व करोगे तो 3 दूनी 6 माइनस 1 6 माइनस 1 5 बटा 3 ये आ गया ना। अब आपको दूसरे स्टेप में क्या करना है, 5 बटा 3 को उल्टा करके इसकी इतने में लिख लीजिए। तो ये वाला आप क्या लिखोगे, 1 तो रहेगा ही, माइनस इसको क्या करोगे, जो ये सॉल्व करके आया है ना इसको उल्टा करके रख दो, बस 3 बटा 5 रख दो, आ गया ना। अब 1 माइनस 3 बटा 5 को सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आएगा, 5 एक कम 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 आ गया आपका 2 बटे में 5, ठीक है ना। ये 2 बटा 5 आ गया आपका। अब आपको फिर से वही काम करना है, क्या काम करना है, इतने के साथ ये जो आया है इसको उलट करके लिख दो। तो ये तो 1 तो रहेगा ही, ठीक है ना, माइनस इसको उलट करके लिखिए जरा, 2 बटा 5 को लिख दीजिए 5 बटा 2, ठीक है ना। अब क्या करिए, 2 एक कम 2 माइनस 5, तो 2 माइनस 5 आएगा आपका -3 बटा 2, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया -3 बटा 2। कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन पे दे रखा है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो इसी तरीके से आपको स्टेप वाइज फॉलो करना होता है। अगर ये पूरा पैटर्न होता तो मैं पैटर्न से बता देता, लेकिन यहाँ पैटर्न नहीं है, 2 माइनस कर दिया, ये 2 ला करके चीजें अलग कर दिया है। तो आपको ऐसे चलना है, ठीक है। एक एक स्टेप आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। देखिए इसको भी मैं कोशिश करूंगा कि आसान कैसे किया जाए। देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा है लेकिन और आसान करेंगे इसको हम, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 0.0, यहाँ पे दशमलव लगा, दशमलव के बाद 0.81, फिर 2.5, फिर 3.24, फिर यहाँ पे 0.0625, दशमलव, फिर 7.29। एक चीज आप मुझे बताओ, ऊपर देखिए दशमलव कितने हैं, दशमलव के बाद कितने नंबर है, यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3, और यहाँ फिर दशमलव 3 1 4, ये 5 1 6, ठीक है ना। ऊपर आपका दशमलव के बाद कुल कितने नंबर है, 6 है। नीचे देखिए कितने हैं, 1 2 3 4, दशमलव के बाद 4 नंबर है, 5 6, टोटल यहाँ पे भी दशमलव के बाद 6 है। तो दशमलव से दशमलव सारे हट जाएंगे अपने आप, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये वाला भी दशमलव हट गया आपका, ये वाला भी हट गया, ये वाला भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी, क्योंकि ऊपर भी 6 है और नीचे भी 6 दशमलव के बाद। सिंपल से यहाँ रख दीजिए आप, यहाँ पे बच गया आपका 81 इंटू यहाँ पे बच गया 25 इंटू यहाँ पे बच गया 324। डिनोमिनेटर में क्या बच गया आपका, ये बड़ा सा कर देते हैं, यहाँ बच गया 625 और यहाँ बच गया आपका 729, ठीक है ना। यहाँ तक बातें आप लोगों को क्लियर हो गई, बिल्कुल। अब आ जाते हैं, देखिए अब इनका रूट से बाहर निकालो। 81 परफेक्ट रूट होता है किसका, 9 का, तो 9 बाहर आ गया, इंटू 25 होता है परफेक्ट रूट किसका, 5 बाहर आ गया, इंटू 324 परफेक्ट रूट होता है 18 का। देखिए अगर याद नहीं है तो आप लोगों को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, कैलकुलेट करना भी आप लोगों को निकालना सिखा दिया है इस तरह से ट्रिक से। आप लोग उससे अगर नहीं पता है तो स्क्वायर रूट निकालने की अपने ही चैनल पे हमने एक ट्रिक बता रखी है, पूरा स्क्वायर रूट का चैप्टर ही पढ़ा रखा है, वहाँ जाके देख लीजिए। ये 18 का होता है। फिर नीचे आ जाइए, 625 जो होता है 25 का होता है, इंटू
729 आपका 27 का होता है, ठीक है ना। वैसे तो कोशिश करो कि ये याद रहे, अगर आप लोग पढ़ाई से रिलेटेड काम कर रहे हैं और टीचर भी बनने वाले हैं तो इतनी चीज़ें तो याद रखो कि बच्चों के सामने आप लोग रख पाओ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 9 को और इसके 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 3 बार में गया, 3 से इसको काटा 6 बार में चला गया, 5 से इसको काटा 5 बार में चला गया, ठीक है ना। अब आपका आ गया 6/5। 6/5 कितने बार जाएगा, 6 से भाग दोगे तो 1.2 आ जाता है, 6 एकम 6 0.2, क्योंकि 10 बनेगा, 6 5 दूनी 10, 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो 1.2 बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये वीडियो आपकी लगभग 1 से सवा घंटे या 1.5 घंटे के आसपास होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, जो कॉन्सेप्ट आएगा वो भी बताने वाला हूँ, ठीक है ना। हर चैप्टर से अलग अलग टाइप के अलग अलग कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, ठीक। अब आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, x + 1/x की x = 4 ये आपको दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको जाना है हायर पावर में। तो इसके लिए इसका क्या करोगे आप, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। ये देखिए x + 1/x = 4 है ना, दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, इधर भी और इधर भी, तो ये बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ लग जाएगी ना। तो ये आ जाएगा x² + 1 का x² प्लस 2ab 2 × x × 1/x। देखिए आप लोगों को सिखा रहा हूँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ, वरना सीधा 2 आता है, ठीक है ना। तो देखिए x से x यहाँ कट जाता है, इधर आ जाता है आपका 16, तो आपका x² + 1/x², इसकी वैल्यू आ गई, ये 2 इधर ले जाके माइनस कर दो, तो 16 में से 2 गया 14 आ गया, ठीक है। लेकिन आपकी 4 घात वाला पूछा है, इस वाला ये जो आपके सामने आया है इसको एक बार फिर दोनों साइड स्क्वायर करिए, तो ये आप पुनः स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा x² + 1/x², इसका इधर स्क्वायर और 14 का फिर से स्क्वायर। इतना तो सबको पता होगा, किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड हम कुछ भी कर सकते हैं, गुणा भाग जोड़ घटाव स्क्वायर, ठीक है ना, रूट भी ले सकते हैं, पर दोनों साइड करना होता है। अब देखिए ये हो जाएगा a² मतलब स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 4 घात प्लस 1/x² का स्क्वायर x⁴ प्लस 2ab, फिर x से x² कट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, बराबर 14 का स्क्वायर कितना होता है, ये आता है 196। 14 का स्क्वायर वैसे याद रखो, 14 चौका 56, लास्ट में 6 आता है, 196 हो गया। 2 इधर ले जाके माइनस कर दो, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 196 में से 2 चला गया तो 194 आ गया आपका करेक्ट आंसर, जो कि दे रखा है कहाँ पे, ए ऑप्शन पे, ठीक है। देखिए मैं इतना डिटेल में क्यों जा रहा हूँ, कुछ अपने लर्नर्स अपनी ही फैमिली का, मतलब कि आप सब हमारी फैमिली है अमृत एकेडमी की, इसमें से ही किसी लोगों ने हमसे पूछा था कि सर मैथ में बहुत प्रॉब्लम आती है, मैथ की वजह से मेरा पेपर बार बार रह जाता है, तो मैं एकदम डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। चाहे आप लोग कभी भी कब का मैथ छोड़े हो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को एक एक स्टेप बताऊंगा मैं, ठीक है ना। परेशान होना बिल्कुल नहीं है, बस आप लोगों को सब्सक्राइब करके रखना है चैनल। अभी मैं बहुत कुछ लेके आने वाला हूँ। देखिए मैं ना आप लोगों को रीजनिंग भी पढ़ाने वाला हूँ, मैंने रीजनिंग कैट लेवल तक के एग्जाम्स दिए हैं और अच्छे परसेंटाइल भी लाए हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। डोंट वरी, मैं एकदम सब कुछ क्लियर कर दूंगा जो टेक्निकल चीजें आती है, मैथ, साइंस, रीजनिंग और कंप्यूटर का, ठीक है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे बातों में। देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है एक संख्या का 1/6 भाग 28 के आधे से 8 कम है, उस संख्या का 1/4 भाग क्या होगा। मैंने मान लिया वो संख्या x है, ठीक है ना। एक संख्या का 1/6, तो x का 1/6 x/6 हो गया। 6 भाग 28 के आधे मतलब बराबर है 28 का आधा, मतलब 2 से भाग कर दो, 28 का आधा से 8 कम है, 28 के आधे से 8 कम है, तो माइनस कर दीजिए 8, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, 28 के आधे से 8 कम है। अब ये क्या पूछ रहा है, उस संख्या का 1/4 बताओ, मतलब जो संख्या आपने माना था x का बाई 4, इतने की वैल्यू पूछा है, x का 1/4 आप लोगों से पूछ रखा है, ठीक है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं फर्दर। इसको 2 से काट दिया तो ये बार कितनी बार में चला गया, 14 बार में, तो x/6 बराबर 14 में से 8 गया तो कितना जाता है, कितना होता है 8, ये सही है ना,
28 के आधे से 8 कम, ठीक है, 28 का आधा 14, 14 में से 8 गया, 9 8 होता है ना, 8 6 14, 14 4 चला गया 10, अच्छा 8 और 2 10 और 4 6, 6 ही तो होगा ना, ये 6 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, मेरा दिमाग में कुछ और चीजें चल रही थी, थोड़ा सा शोर आ रहा था बाहर से, उस पर ध्यान चला गया था। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू आ गई 36, इसका यहाँ गुणा कर दीजिए, 36x निकल के आ गया। लेकिन देखिए आप लोग उतावले होके 36 आंसर दे के मार्क मत कर देना, गलत हो जाएगा। इसने 1/4 पूछा है संख्या का, तो ये रहा x/4, तो जब 36 आ गया तो 36 का बटा 4 कर दीजिए, 36 बटा में 4, 4 निम 36, तो 9 इसका करेक्ट आंसर आएगा, जो कि ए ऑप्शन पे हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप क्वेश्चन बहुत पसंद आ रहे होंगे आप लोगों को, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और ये भी लिखना कि इस बार कौन कौन क्लियर करने वाले हैं सीटेट, एक बार कमेंट जरूर कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग का कमेंट देख करके। और हाँ, उन सब का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जो लोग कमेंट कर रहे हैं और जो लोग सब्सक्राइब करके इस फैमिली के साथ जुड़ रहे हैं, आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 2/3 84 है तो उस संख्या का 45% क्या होगा। कोई संख्या का 2/3 की बात किया है, तो हम संख्या मान लेते हैं x है, हमने संख्या मान लिया क्या है, x है। ठीक है, इसका 2/3, 2/3 मतलब 2/3 बराबर दे रखा है कितने के, 84 के। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से x निकाल लेते हैं पहले। 2 से इसको काटा तो 42 बार में चला गया, 42 दूना 84 होता है, फिर 3 इधर गुणा कर दो तो x आ जाएगा 42 गुणा में 3, ये आपका x आ गया। ठीक है ना। अब जो संख्या आई है उसका 45% आपसे पूछा है, तो 45% का मतलब क्या होता है, ये होता है 9/5। कैसे आया मैं बताता हूँ। 45% को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 45/100 भी लिख सकते हो। ठीक है ना, आप 45/100 लिख सकते हो। तो इसको जरा काटिए, किससे जाएगा, 5 से, 5 निम 45, 5 20, 20 25 100, यही तो होगा ना, आई थिंक। हाँ, 5 से काटोगे, 5 निम 45, 5 20 बार में चला गया, 9/20 आ गया आपका ये। ठीक है, अब तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये 45% पूछा है किसका, इसका, तो इसके साथ इतने का मल्टीप्लाई कर दो। लो 42 गुणा 3 गुणा 45/100 को सीधा 9/2 लिख देता हूँ, 9/20, सॉरी 2 बोल दिया मैंने। आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आ जाएगा। अच्छा और बताओ, इसको कर देते हैं 42 गुणा में 3 गुणा में 9/20 को लिख दीजिए 2 गुणा में 10। ठीक है, 2 से इसको काटा 21 बार चला गया, और 10 है ना, 10 जो है 10 से 21 में भाग दोगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो ये 10 भी हट गया आपका। ठीक है, अब इतने को मल्टीप्लाई कर लो, 9 त्रिक 27 हो गया, तो 2.1 को मल्टीप्लाई कर दो 27 से। ठीक है, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, कर लीजिए कैलकुलेशन। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, इसको पेज को थोड़ा ऊपर करता हूँ, 1 सेकंड बस। हाँ, 2 दूनी 4 हो गया, और ये आ गया 7, 4 2 6, 4 1 5। ठीक है ना, तो दशमलव यहाँ लग गया, 56.7 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन, एकदम एक एक चीज मैंने ओपन करके बता दिया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये पूरा क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, धैर्य बना के रखना है आप लोगों को, चाय नाश्ता लेते रहिएगा, लगभग 1-1.25 घंटे में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है ये, अच्छा कह रहा है यदि इतना 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 बराबर इतना है, ठीक है, तो इतने का मान बता दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको x तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आपसे पूछा किसका मान है, 2x + 3 का मान पूछा है। ठीक है, तो चलिए आप लोग यहाँ पे x निकाला जाए हम लोग मिलके, इन सबको मल्टीप्लाई करो। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन को, किसी को कन्फ्यूजन ना हो। 2x - 3, ठीक है, इस ब्रैकेट में x + 4, ठीक है, और प्लस का 2 इसके अंदर मैं पहले ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे ब्रैकेट में। देखिए ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चीज होता है तो दोनों में बारी बारी से मल्टीप्लाई होता है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 2x और ये 2×3 6 माइनस का, तो ये 2x और माइनस 2×3 6, और अगला ब्रैकेट है x - 1, ये बराबर हो गया आपका 4x² प्लस का 2x और माइनस का 11, इसके बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। अब इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका एक बार इसके साथ, फिर इसका एक बार इसके साथ, वैसे ही -3 का इसके साथ, फिर ऐसे ही ब्रैकेट ऐसे ही मल्टीप्लाई किया जाता है, कोई घबराने की बात नहीं है।
करते हैं 2 इंटू एक्स तो 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब फिर 2 इंटू 4 तो 2 चौके प्लस का 8x आ गया, ठीक है। फिर -3 से करते हैं तो -3x, फिर माइनस प्लस -12, ठीक है, इतना आ गया। अब आ जाइए इसमें, फिर बारी बारी से वही काम, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। देखिए कुछ लोग कह रहे थे कि उनको इतना भी नहीं पता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, शर्माने या किसी चीज़ की कोई बात नहीं, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, एक बार तो बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा फिर से आपका प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका इस -1 के साथ आ जाएगा तो -2x हो गया, फिर -6x आ जाएगा, यहाँ पे -6x आ जाएगा, और माइनस माइनस +6 आ गया। बराबर में ये चीज़ें ऐसे ही रहेंगी, 4x स्क्वायर प्लस 2x और -11, फोटो को मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है, -11 इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोनों साइड कुछ कट रहा है, इधर देखिए 4x स्क्वायर है, यहाँ देखिए 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर मिलके 4x हो गए, तो दोनों लेफ्ट राइट में बराबर चीज़ें समान साइन की होती हैं तो कट जाती हैं, ये कट गया, कोई बात नहीं है। अब देखिए, और अगर देखिए अपोजिट साइड में होती हैं तो सेम साइन होना चाहिए, अगर एक ही साइड बराबर चीज़ें आ रही हैं तो अपोजिट साइन होना चाहिए, तो कटते हैं। अच्छा जरा देखिए, इधर 8x है यहाँ पे, और यहाँ देखिए -2x और -6x, ये भी -8 बन जाएगा ये दोनों मिलके, तो ये दोनों मिल करके इस 8 वाले को निपटा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखिए यहाँ -12 है और यहाँ +6 है, घट करके -6 हो जाएगा, तो यहाँ बच गया आपका -3x और ये बच गया -6, बराबर राइट साइड में आपके पास बच गया 2x और -11, ठीक है ना। जब आप लोग पेपर में करोगे ना तो और स्पीड कर पाओगे, अभी मैं सिखा रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और क्वेश्चन आप लोगों के लेंदी ही आते हैं, ये इतना ध्यान रखिएगा सीटेट का पेपर। अब देखिए नंबर्स को एक साइड ले लो और अंक को एक साइड ले लो, तो x वाले को इधर लेके जाते हैं और 11 को इधर लेके आते हैं, तो 11 इधर माइनस है, इधर आ गया +11, +11 -6 बराबर इधर -3 इधर जाके प्लस हो जाएगा 3x और प्लस का 2x, तो कुल मिला के आपके आ गया 3 2 5x की वैल्यू आ गई कितनी, 11 में से 6 गया 5 बराबर 5 आ गया, तो x कितना आ गया, 5 से 5 कट गया, x की वैल्यू 1 आ गई। अब दौड़ करके आंसर मत मार्क कर देना कि 1 आंसर आ गया, नहीं, उसने कुछ और ही पूछा यहाँ पे, ये भी मैं सिखाता जा रहा हूँ आप लोगों को। उसने पूछा 2x + 3, तो x की जगह 1 रखिए, तो 2 प्लस देखिए 2 × 1 + 3 बराबर 3 2 5 आ गया, जो कि सी ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसने इसीलिए 1 को ऑप्शन ए पे ही दे रखा है कि बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, ठीक है, तो आप लोग पहले ही ये गलतियां रिमूव करके जाइए। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं उसी तरीके से बताने भी वाला हूं। अब तक आप लोगों ने चाहे जैसे भी पढ़ा होगा इन चीज़ों को, मुझे नहीं पता, मैं कोई फार्मूला नहीं बताता हूं, बहुत सिंपल करके बताता हूं। देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 6 रुपये में 10 टाफियों की दर से टाफियां बेची है, मतलब सेलिंग प्राइस उसका क्या है, 6 रुपया है, ठीक है, कोई बात नहीं भैया, 6 रुपये में वो 10 चीज़ बेच रहा है, 10 टॉफ़ी बेच रहा है, ठीक है, इतना बात याद रखो, मतलब विक्रय मूल्य 6 रुपया दे रखा है, और उसे 20% का लाभ होता है। तो 20% अपने आप में 1/5 होता है, कैसे होता है वो भी बता दूं, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं पढ़ाया हूं। तो 20% को आप लोग लिखिए 20/100 कट के ये आ गया 1/5। अब देखिए किसी में भी जो रेशियो, देखिए बहुत ध्यान से बात को सुनिए, जीवन में कभी भी गलत नहीं करेंगे। जब भी हम प्रतिशत को अनुपात में बदलते हैं तो जो नीचे होता है यह वस्तु का क्रय मूल्य होता है, मतलब सीपी होता है, और ये जो ऊपर होता है ये लाभ आता है, ये लाभ या प्रॉफिट होता है। तो मतलब 20% अगर किसी को लाभ हो गया तो इसका मतलब हो गया 5 रुपए पे 1 रुपए का लाभ। तो बताइए ये सीपी हो गया, ये लाभ हो गया, तो एसपी कितना होगा, बेचा कितने का होगा, वो 5 रुपए की चीज आप 1 रुपए लाभ पे बेच रहे हो, इसका मतलब 6 रुपए पे बेचे हो, तो एसपी निकल के आ जाता है 6 रुपया। तो जब भी कभी कहे 20%, अभी शॉर्ट में सीखो, 20% लाभ बोले अगर कोई ना, तो आप समझ जाना 6/5 कह रहा है, ये होता है एसपी और ये होता है सीपी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो 6/5 ये आपका क्या है, एसपी है, और ये आपका क्या है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है उसे 4 रुपए में कितनी टाफियां मिली होंगी, कि वो 4 रुपए में कितना खरीदा होगा, ठीक है ना। तो पहले हम देख लेते हैं 6 रुपए में उसने 10 बेचा है, तो 10 बेचा है 10 टॉफी, तो 10 टॉफी खरीदा कितने में है ये पता कर लेते हैं।
तो देखिए ये CP दे रखा है, ये आपका सॉरी नीचे वाला CP होता है, ऊपर SP हो गया, ठीक है ना। 6 रुपये उसका विक्रय मूल्य है, 6 का दाम 6 रुपया है, ठीक है ना। तो 5 की वैल्यू 5 रुपया आ जाएगी। तो उसने देखिए 10 टॉफी जो है 6 रुपये में बेचा है, तो 10 टॉफी खरीदा कितने में होगा? 5 में खरीदा होगा। क्यों? देखिए ना 6 रुपये का विक्रय वाली चीज 5 रुपये की खरीद पड़ती है, तो 6 रुपये में 10 चीजें वो बेच रहा है, तो इसका मतलब 10 चीजें वो 5 रुपये में खरीदा होगा। तो 10 टॉफी का क्रय मूल्य आपके पास 10 रुपया आ गया 5 टॉफी का, सॉरी 10 का। तो 5 रुपये में आप लोग 10 टॉफी खरीद रहे हो। एक सेकंड इधर आ जाता हूं। देखिए 5 रुपये में आप लोग कितने टॉफी खरीदा है? 10 टॉफी। अब वो पूछ रहा है 4 रुपये में कितना खरीदोगे, कितनी टॉफी मिलेगी? तो 4 रुपये में बता दो, 5 का डबल है 10, तो 4 रुपये में इसका डबल पाओगे आप लोग, 2 गुना। तो ये 8 टॉफी आप खरीदोगे। सिंपल सी बात है, ये C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए मैं कोई फार्मूला आप लोगों को नहीं रटवा रहा हूं, बहुत आसान बताया हूं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिसको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है वो समझ जाएगा। देखिए ये कह रहा है कि 20% लाभ, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 20% लाभ का मतलब होता है कि 5 की चीज बेचा है 6 में, लेकिन वो कह रहा है 6 के बाद 6 ही रुपया बोला है। 6 की चीज 6 में, तो खरीदा होगा कितना? 5 की चीज 5 में, तो 5 रुपये में खरीदा होगा। तो वही 10 टॉफी 6 रुपये में बेचा, तो इसका मतलब 10 टॉफी 5 रुपये में वो खरीदा है। तो 5 रुपये की 10 टॉफी, तो बच्चा भी बता देगा 4 रुपये में कितनी टॉफी आएगी? 8 टॉफी। नहीं तो अगर यहाँ से एक टॉफी का रेट निकाल लो भैया, ऐसे कर लो, 5 टॉफी 10 रुपये में, तो एक टॉफी आ गया आपका कितना? 10/5, 2 रुपये की एक टॉफी, तो 4 रुपये का 8 टॉफी ना आएगा, ठीक है ना। ये आ गया। आई होप अब कोई डाउट नहीं होगा, मैंने पूरी एनर्जी के साथ सारी चीजें समझा दिया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, बहुत ही अच्छे सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। हर टाइप का क्वेश्चन लिया है मैंने, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर लिया है अलग अलग सेट के, ठीक है। लगभग 40-42 क्वेश्चन होंगे, सारे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं, एक एक क्वेश्चन समझते जाइए, बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बस, ठीक है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस आकृतियों में के युग्म में ठीक 2 सममिति रेखाएं होती हैं? देखिए सममिति रेखाएं क्या होती हैं? सममिति रेखाएं होती हैं जो बराबर भाग में बांटे। जैसे मान लो अगर ये डब्बा है, इसको ऐसे काट दें तो ये एक सममित रेखा बोली जाती है। इसको 2 बराबर भाग में बांट दिया, और इधर से काट दे, इधर से भी, ठीक है ना। तो ये आयत के लिए 2 सममित रेखाएं होती हैं, सममित रेखा होती है, ठीक है। और अब देखिए, और वर्ग अगर है, अगर वर्ग है तो चारों भुजा, तो इधर से भी सममिति आती है, इधर से भी आती है, और डायगोनली भी सममित होता है, और इधर से भी होता है। 1 2 3 और 4, कुल मिला के उसकी 4 सममिति होती है, 4 सममित रेखा होती है, ठीक है। और इसी तरीके से आप उस पे आ जाइए, क्या कहते हैं, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ये होता है, ठीक है ना। ऐसे बना, वैसे तो समचतुर्भुज ज्यादातर ऐसे बनाया जाता है। ये रहा समचतुर्भुज बन गया, मतलब रोम्बस की बात कर रहा है, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए रोम्बस के भी जो होते हैं वो 2 ही सममित रेखाएं आती है, ठीक है ना। 2 सममिति आती है, 2 सममित रेखा आती है, सममित रेखा होती है, ठीक है ना। तो इसने आपसे पूछा है कि ठीक 2 सममिति कहाँ पे बनती है। ये कह रहा है निम्नलिखित किन आकृतियों के युग में ठीक 2 सममित रेखाएं हैं। तो एक तो आयत में है, वर्ग में नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया। पतंग में नहीं होता, ये कट गया। आयत और समचतुर्भुज, आयत और रोम्बस, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। केवल आयत और इसमें होते हैं, बाकी सब में अलग अलग होते हैं, मैंने बता भी दिया। ओके, ये भी बात समझ गए आप लोग, ठीक है। देखिए गर्मी बहुत है दिल्ली में। आ जाइए अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु है, ठीक है, मतलब आइसोसेलिस है, त्रिभुज है, जिसमें BA बराबर BC दे रखा है, ठीक है, तथा एंगल ABC 40 डिग्री है। भुजा AC को बिंदु D तक बढ़ाया गया है, तो ये कोण बता दो BCD। तो ऐसे तो समझ नहीं आया होगा, अब सॉल्व करते हैं, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। लो बना दिया, पहले ABC बना दो, तो A B और C समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या क्या बराबर दे रखा है, जिसमें BA बराबर BC है, तो ये रहा BA, ये वाली साइड बराबर है BC नीचे वाली साइड,
ये दोनों साइड बराबर हैं, कोई बात नहीं है, समद्विबाहु हो गया। अच्छा, जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। इसके अपोजिट ये वाला कोण और इसके अपोजिट ये वाला कोण, ये भी आपस में बराबर होते हैं। ये बात का ध्यान रखना है आपको। समान भुजाओं के विपरीत कोण, इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल इन ए ट्रायंगल, ये बात ध्यान रखोगे आप लोग, ठीक है ना। ये हो गया बी ए बराबर बी सी। अब क्या बोल रहा है वो, ए बी सी 40 का है, ए बी सी ये वाला कोण दे रखा है आपको 40 डिग्री, ठीक है ना। बहुत आराम से सिखा रहा हूं, एक एक चीज सीख जाओ आप लोग। ये 40 डिग्री है, कह रहा है भुजा AC को एक बिंदु D तक बढ़ा दिया इसने। AC ये रहा है, AC को बढ़ा करके आगे ले गया, यहाँ पे कोई बिंदु D है, ये C है ना, रुको C को थोड़ा अलग बना देता हूँ इधर, यहाँ पे C है, ठीक है ना। इसने क्या किया, इसको बढ़ा करके D तक ले गया AC को, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, एक बिंदु D तक बढ़ाया गया, एंगल BCD कहाँ है, BCD ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना, ये वाला आपको कोण पूछ रहा है। सबसे पहले तो ये ब्लैक वाला कोण पता चलना चाहिए, ये रेड से जब बना रहा हूं C कोण। आप बताइए ये 40 है, अगर ये x है तो ये भी x होगा कि नहीं होगा, 100% होगा। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो मतलब x प्लस 40 बराबर 180। वैसे ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, 180 में से 40 गया, सीधा सीधा कर सकते हो। तो यहाँ पे 2x बराबर 180 में से 40 चला गया तो 140 आ गया। तो x कितना आ गया आपका, 70 डिग्री आ गया। 140 का आधा इससे काट दीजिए 70 बार में, भैया इतना तो करिए आप लोग। ये हो गया। जब x आपको पता चल गया 70 है तो बताइए ये कितना होगा। लीनियर पेयर से एक लाइन पे, जैसे अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, इस पे दोनों कोणों का योग लीनियर पेयर से 180 होता है। अगर ये 70 है तो बचा हुआ 180 माइनस 70 तो 110 हो जाता है, ठीक है ना, जो कि सी ऑप्शन पे दे रखा है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो कमेंट और लाइक तो जरूर कीजिए, कम से कम अपने एक दोस्त को तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। कोई कंपटीशन की बात नहीं है, वो भी बेचारा अच्छे टीचर से पढ़ के अपना पास हो जाएगा, ठीक है ना, मैथ समझ जाएगा। ये आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में BD तथा CD क्रमश BC के समद्विभाजक हैं। सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। लो ये बन गया आपका त्रिभुज A B और C, ABC। BD तथा CD दो रेखाएं हैं, BD और CD क्रमशः B और C। तो B का समद्विभाजक, ये देखो B और C के समद्विभाजक का मतलब होता है दो बराबर भाग में बांट दिया, ये जा करके मिल रहे हैं D पे, BD हो गया, BD और CD, ठीक है ना। अब ये कह रहा है BAC 110 दे रखा है, BAC हाई वाला कोण, ये वाला ऊपर वाला, ये दे रखा है आपको 110। आपसे पूछ रहा है तो एंगल D पूछ रहा है त्रिभुज BDC में, मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है जो थीटा मान लेते हैं। अच्छा, आप लोग अगर कॉन्सेप्ट की वीडियो पढ़े हो, ये फार्मूला वाला चैप्टर जो दिया है उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है, किसी भी त्रिभुज के दो कोणों के समद्विभाजक से बनने वाला कोण, ये जो थीटा होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है 90 प्लस ऊपर वाला जो कोण A है, A/2 ये होता है, ठीक है ना। तो इस रिलेशन से आप थीटा निकाल लीजिए, थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस A की जगह क्या रखोगे 110 बटा में 2, तो 110 का आधा 55 डिग्री हो जाता है। तो 90 में 55 जोड़िए या 5 आ गया, 5 9 5 14, 145 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आई थिंक ये भी आसान से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे अपने चलते हैं। मैंने हर चैप्टर से हर टाइप के क्वेश्चन ले रखा है, मैंने मतलब जो थंबनेल पे लिखा हुआ है ना, इससे बाहर कुछ नहीं। तो एक एक प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएगा, एकदम पूरी कोशिश है मेरी, और मैं वैसा पढ़ा भी रहा हूँ कि आप लोगों को सब मिल जाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आप लोगों की मेहनत का फल भगवान देगा कि आप लोग का क्लियर हो जाएगा पेपर, और मेरी मेहनत का फल आप लोग दोगे कि सब्सक्राइब और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, किसी कोण के समपूरक तथा पूरक कोणों में अनुपात दे रखा है 3 और 1, ठीक है। उस दिए हुए कोण का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक होता है, कंप्लीमेंट्री होता है ये पूरक कोण, या इसी को कोटि पूरक भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या होता है, अगर कोई थीटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ संपूरक, पहले संपूरक या सप्लीमेंट्री और पूरक या फिर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना। क्या कह रहा है ये
संपूरक कोण क्या होते हैं? अगर मान लो कोई कोण थीटा है तो इसका संपूरक 180 में से घटा के होता है, पूरक 90 में से घटा के होता है। तो थीटा का संपूरक हो गया 180 माइनस थीटा, ठीक है, 180 में से घटा के, और पूरक हो गया 90 में से घटा के। ये हो गया पूरक और ये हो गया संपूरक, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक है। अब इन दोनों का अनुपात दे रखा है 3:1 का, तो 180 माइनस थीटा बटा 90 माइनस थीटा, ये दे रखा है अनुपात कितना, 3/1। 3:1 का मतलब बटा ही होता है, ठीक है। सब कुछ बताऊंगा मैं, सब कुछ बताऊंगा। अब क्या है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 1 से गुणा करोगे तो ये तो 180 माइनस थीटा ही रहेगा, और इधर आ जाएगा 9 त्रिक 27 270 डिग्री और माइनस 3 थीटा, ठीक है। कोई डाउट नहीं यहाँ तक, ओके, इतना आ गया। अब हम थीटा वाली चीज को एक साइड लेते हैं, इधर लेके आओ इसको, और एंगल को इधर ले जाओ। 3 थीटा इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो 3 और 1 ये थीटा, 4 थीटा की वैल्यू हो जाएगी कितना, नहीं भैया, प्लस और माइनस ये ना, तो 2 थीटा आएगा। 1 सेकेंड, सॉरी, जल्दी नहीं, ध्यान से देखिए, ये 3 ठीक है, इधर आ जाएगा 3 थीटा, इधर प्लस हो गया और माइनस थीटा है ही, ठीक है, बराबर 270 और माइनस 180 हो गया आपका, हो गया ना 180। अब करिए, 3 में से 1 थीटा चला गया तो 2 थीटा, बराबर 270 में से 180 गया तो 90 डिग्री बचता है, तो 2 से इसको काट दीजिए, थीटा की वैल्यू आपके सामने आ गई 45 डिग्री, ठीक है। तो इसने देखिए थीटा नहीं पूछा है कि जल्दीबाजी में आके ए ऑप्शन मार दो, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसने पूछा है कोण का संपूरक, मतलब 180 माइनस थीटा। अभी मैंने बताया ना संपूरक क्या होता है, 180 माइनस थीटा होता है, तो 180 माइनस 45 बता दो। 180 माइनस 45 कितना होता है, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 35 लास्ट में एक ही है, 135 आ गया। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। मैं 1 सेकंड का टाइम लेता हूं, मुझे थोड़ा प्यास लग गई है, बहुत तेज बोल रहा हूं, तो मैं पानी थोड़ा सा पी लेता हूं, तब तक आप लोग पानी नाश्ता कर लीजिए। 1 मिनट, बस 1 मिनट भी नहीं लेगा, 1 सेकंड का टाइम लेगा, क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आ जाइए, इतनी देर में आप अपने एक दोस्त को शेयर कर दीजिए बस, और सब्सक्राइब जरूर कर लो। इतनी क्लास देख लिए यहाँ तक, तो इसका मतलब आप लोग को इंटरेस्ट आ रहा है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, 1 सेकंड। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये रहा, बहुत ही प्यारा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में BAC 90 डिग्री और ABC 62 डिग्री, यदि ADBC का एक ऐसा बिंदु है कि इतना लंबा है, तो ये बता दीजिए। चलो शुरू करते हैं इसको। पहले तो एक त्रिभुज बनाओ, तभी आप लोग कर पाओगे, वरना गलत करोगे। ये रहा आपके सामने, हमने बना दिया एक त्रिभुज ABC। आगे पढ़िए, कह रहा है BAC 90 है, BAC मतलब ये वाला कोण 90 का दे रखा है, कोनो दिक्कत नहीं है, 90 का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तथा ABC 62 है, कहाँ है भैया ABC, ये वाला B वाला काले से जो दिखा रहा हूँ, ये 62 आ गया आपका, ठीक है। कह रहा है यदि D कोई पॉइंट है BC पे, ये BC पे कोई D पॉइंट है, ठीक है, पर एक ऐसा बिंदु है जो AD परपेंडिकुलर है, मतलब A को अगर D से मिला दिया जाए तो ये 90 बनाता है, परपेंडिकुलर बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे पूछा है CAD, कहाँ है भैया CAD, इतने कोण का मान पूछा है, ये वाले कोण का, ये जो ब्लैक से कर रहा हूं यहाँ पे देखिए, CAD यही ना, CAD इतने का वैल्यू आपसे पूछ रखा है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलो करते हैं। तो सबसे पहले एक बात मुझे बताओ, ये कोण पूरा 90 दे रखा है और ये 62 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, त्रिभुज ABC में तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है ना, तो ये 90 और प्लस 62 और प्लस एंगल C बराबर 180, तो C बताओ कितना आ जाएगा, C आ जाएगा 180 में से घटा करके 90 और प्लस 62 को घटा दीजिए, ठीक है ना। एक तो ये फोटो के पास पेन नहीं चलती है, ये घटा दीजिए आप लोग, ठीक है। तो बताओ कितना आ जाएगा, तो C आपका आ जाएगा 180 माइनस 90 और 62 कितना होएगा, पेन पतला कर लेता हूँ, 90 और 62 हो जाता है 9 6 15, 152 हो जाएगा, 152, यही तो आएगा। 180 में से घटाइए, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 5 गया 2, 28 डिग्री आ गया आपका कौन सा कोण, ये वाला, ये 28 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये बताओ ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है, तो अब तो और आसान हो गया भैया, अब ये वाला कोण बता दो ना, अब क्या डर रहे हो, ये वाला कोण अब बता दो।
तीनों कोणों का योग कितना, इसका 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 तीनों का सम 180 होता है ना। तो 180 ये वाला आएगा, 180 माइनस 90 में 28 जोड़ो कितना आएगा, 90 10 18 118 आ जाएगा। ये 90 प्लस 28 118, ये 118 हो गया। इसको मिटाओ, ये इसको हटा दो। हाँ, तो 180 में से 118 गया तो कितना आता है बताइए, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 62 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना डिटेल में आपको कोई पेड कोर्स में भी नहीं बताया होगा, इस बात की गारंटी है मेरी। ठीक है, तो आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखिए कह रहा है कि परिमाप 60 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 24 सेंटीमीटर वाले एक समचतुर्भुज, मतलब रोम्बस की बात कर रहा है। अच्छा देखिए, मैं इंग्लिश में कम क्वेश्चन पढ़ता हूं क्योंकि ऐसे ही बस, चलो मैं पढ़ देता हूं। व्हाट इज द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ अ रोम्बस whose perimeter is 60 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना, एक रोम्बस है तो सबसे पहले आप रोम्बस बना ही लो। यहाँ पे ये लो, एक रोम्बस बन गया। इसका एक डायगोनल आपको दे रखा है कितना, 24 का। एक चीज प्रॉपर्टी आप लोग को पता होनी चाहिए, क्या कुछ प्रॉपर्टी तो ध्यान में रखो कि रोम्बस की चारों साइड आपस में बराबर होती हैं, ए चारों साइड बराबर होती हैं और दोनों डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये मान लो ओ पॉइंट है तो ये, अगर इनके नाम दे देता हूं ए बी सी डी, तो ओडी जो होगा वही ओबी होगा, ये और ये बराबर होंगे, उसी तरह से ओ ए और ये भी बराबर होंगे। मतलब अगर ये 24 का पूरा डायगोनल है तो आधा डायगोनल इतना वाला हो जाएगा 12 का। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि इसका पेरीमीटर 60 दे रखा है, तो बताओ पेरीमीटर होगा कितना रोम्बस का। ए 4 बार जोड़ दो तो 4a, इसकी वैल्यू दे रखा है 60, तो a कितना आ जाएगा, 15 चौके 60। तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 15। ठीक है जी, आ गया। अब मुझे बताओ जरा ये कितना आ जाएगा। अगर इसमें आ जाते हैं, इसको मैं ब्लैक से बना देता हूं। ये देखो, पेन सेलेक्ट हो जाए भैया। हाँ, इस वाले त्रिभुज में आ जाओ, ये जो मैंने ब्लैक किया है। ठीक है ना, इसमें देखिए ये 90 डिग्री है क्योंकि रोम्बस 90 डिग्री पे कट करते हैं डायगोनल उनके। ये 90 है, ये 12 है, ये 15 है, हाइपोटेनियस 15 है। तो ये वाली साइड कितनी होगी बताओ जरा, ये आ जाती है 9 12 15 का ट्रिपलेट होता है। ऐसे नहीं समझ रहे हो तो ऐसे याद निकाल लो, ओडी का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है, या तो आप फार्मूला लगा दीजिए 15 माइनस 12 इंटू 15 प्लस 12, 225 माइनस 144, ये आपका आ जाता है 5 में से 4 गया 1, ये 81 आ जाता है। 81 का रूट निकालोगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये 9 पता चल गया। तो बी डी डायगोनल आ गया 24 और तो एडी ए सी आ गया 24, तो बी डी कितना आ जाएगा, बी डी आ जाएगा 9 का डबल, 9 गुणा 2 18 आ जाएगा। तो दोनों डायगोनल पता चल गए आपको, 24 और 18। आपसे रोम्बस का क्षेत्रफल पूछा है भैया, तो रोम्बस का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला बताओ। क्षेत्रफल होता है इसका 1/2 गुणा d1 d2, मतलब डायगोनलों का गुणनफल। तो ये आ जाएगा 1/2 गुणा, एक डायगोनल आपका 24, दूसरा डायगोनल आपका 18। तो 2 से इसको काट दीजिए 12 बार में, 12 8 96, 12 से 18 में गुणा करो, 12 8 96, लास्ट में 6 आएगा। बी ऑप्शन एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 6 आ रहा है, तो 216 इसका आंसर बन जाएगा। जैसे ही दिखे ना लास्ट डिजिट देख के भी टिक मार के आगे बढ़ना। पेपर में बहुत टाइम कम होता है, 150 मिनट में 150 क्वेश्चन प्लस OMR भरना आसान काम नहीं होता इतने लंबे क्वेश्चन को। तो स्पीड जो है ऐसी बनेगी आपकी। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा सांस ले लूं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक आयताकार कमरे के फर्श का परिमाप दे रखा है 105। देखो एक आयताकार कमरा है आपका, ये रहा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग नहीं करके जाओगे ना पेपर में, आप लोग लेट जाओगे, कितने भी आपको मैथ आती हो, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाते हैं, टाइम की वजह से सब गड़बड़ होता है पेपर में। कह रहा है कि एक कमरे का फर्श 105, एक आयताकार कमरे के फर्श का परिमाप 105 दे रखा है। तो अगर ये लेंथ है, ये विड्थ है, तो बताओ आयत का परिमाप क्या होता है। यहाँ लिख लेते हैं, परिमाप होता है आयत का 2l + b, इसकी वैल्यू 105 दे रखी है। ठीक है ना, तो ये सेव करके रखो, ये होगी आपकी एक इक्वेशन।
ठीक है ना, इतना हो गया, 105 हो गया। यदि 25 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसकी चारों दीवारों का, ध्यान रखो फर्श दिया है लेकिन चारों दीवारों की एरिया की बात कर रहा है, चारों दीवारों को पेंट करने का खर्चा 21,000 है, तो उस कमरे की ऊंचाई में क्या होगी, उसकी कमरे की ऊंचाई पूछा है आपसे, ठीक है ना। तो चलो भैया बनाते हैं, इसकी 4 दीवार बनाओ, एक दीवार मतलब 3D में सोचो, ठीक है ना। ये तो बेस हो गया, ये भी बी हो गया, ये भी एल हो गया, है ना। इसके मान लो दीवार ऊपर होगी तो ये मैं इधर बना देता हूँ, ये समझ लो इसकी दीवार है, ये आगे की तरफ खड़ी है, 3D में सोचना है आपको, ठीक है। इसी तरीके से एक इसकी दीवार इधर आ गई, एक इसकी दीवार ऊपर की तरफ आ गई, 4 दीवार हो गई, एक इसकी दीवार आ गई, ठीक है ना, ये चारों दीवारें हो गई। चलो मैं इसको भी बाहर की साइड ही बनाता हूँ, ये आ गई, ये देखिए ये 4 दीवार हो गई। इन सबको अगर उठा उठा के खड़ा करोगे तो कमरा के चारों दीवारें दिखने लग जाएंगी आपको, ठीक है ना। तो ये है क्या, ये एच है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है। बहुत ध्यान से देखते जाओ, इतना ओपन करके बता रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा मुझे बताओ इस दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, एल एच होगा कि नहीं होगा, लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा, ये एल एच होगा, ये वाला भी एल एच होगा, और ये क्या हो जाएगा, बी एच हो जाएगा इस वाली दीवार का, इस वाली दीवार का क्या हो जाएगा, ये बी एच हो जाएगा। तो चारों दीवारों का क्या हो जाएगा, 2 बार बी एच प्लस 2 बार एल एच। तो ठीक है, यहां लिख लो चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा भैया, 2 बार बी एच प्लस 2 बार एच एल, यही होगा ना, एच एल। तो 2 कॉमन ले, 2 और h कॉमन ले लीजिए, 2h बाहर ले लिया तो b प्लस का l बन गया आपका। ये आ गया आपके पास किसका, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये इक्वेशन 2 मान लो आप लोग, अरे 2 मान लो, ठीक है ना, ये इक्वेशन 2 हो गई। ओके, अब आपसे क्या पूछ रहा, चारों दीवारों का हो गया यही पूछा ना, चारों दीवारों को पेंट करने का पैसा इतना लगा है, इतनी एरिया को पेंट करना है, 25 रुपया 1 मीटर का दर से लग रहा है। रेट का मतलब होता है दर, तो 1 मीटर स्क्वायर का पैसा लग रहा है 25 रुपया। टोटल पैसा उसने दिया कितना है, 21,000 रुपया दिया है। तो टोटल उसने पेंट कितना स्क्वायर मीटर करवाया होगा बताइए, टोटल पेंट कराया होगा मान लो x स्क्वायर मीटर कराया होगा, ठीक है ना। मतलब यही तो है, एक्स स्क्वायर की जगह ये वाला चीज, पूरी चारों दीवार करवाया है ना उसने, यही तो है आपका, ठीक है। तो मुझे बताइए एरिया कितना आ जाएगा, पूरी चारों दीवारों का एरिया कितना आ जाएगा, 4 वॉल का एरिया आपका आ जाएगा, एक सेकंड, ये आपका आ जाएगा 21,000 को 25 से भाग कर दो, 21,000 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा इस वाली इक्वेशन के, क्योंकि चारों दीवारों के। अच्छा बताओ, एक जो रेट होता है उससे टोटल को भाग देते हो तभी तो वो निकल के आता है किसके लिए आपने पैसा दिया है, चारों दीवारों के लिए दिया है ना, 21,000 रुपया, 25 रुपया के हिसाब से दिया है। तो टोटल एरिया कितनी रही होगी कि 21,000 रुपया देना पड़ गया, तो 25 से भाग दे दिया, तो यही तो निकल के आ गया टोटल एरिया। और टोटल एरिया हमने यहां से कितना कैलकुलेट किया, 2HLB प्लस एल किया हुआ है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होइए भैया, आगे आ जाइए। इतना आ गया ना, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। तो ये आ जाएगा 21 0 और 1000 से इंटू 100 कर सकते हो कि नहीं बताओ, 210 गुणा 100, 21,000 हो गया बटा 25, इसको काट दो, 4 बार में चला गया 100। अब 4 से इसको गुणा करो, ये आपका आ जाएगा, रुको यहां सेट हो जाओ आप। अब जरा बताओ ये कितना आ जाएगा, 4 से 21 एक 210 में गुणा किया, 4 शून्य 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 840 बन गया ये, ठीक है ना। 840 मीटर स्क्वायर पूरी एरिया बनी है आपकी, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा इन चारों दीवारों के एरिया के बराबर, तो इनको बराबर कर दीजिए। तो 2h और b प्लस l किसके बराबर हो जाएगा, 840 के। अब h पूछा है, h निकाल दो। अब देखो एक सेकेंड, हाँ देखिए 2b प्लस h यहां से निकाल लो ना, यहां से, ये देखो रेड वाले में ये लिखा है, यहां से 105 आ जाएगा इतने की जगह, 2 इंटू बी प्लस एल की जगह 105 रखो, तो h इंटू 105 बराबर 840 हो गया। तो h बताओ कितना हो जाएगा, 840 को भाग दे दो 105 से, ठीक है। 840 को 105 से भाग देंगे कितना आएगा, 105 से भाग देना है, तो देखिए कितनी बार जाएगा, 100 से 800 जाने के लिए 8 बार जाना पड़ेगा, 5 से 40 जाने के लिए 8 बार जाना पड़ेगा, तो कुल मिला के 105 का ये 8 गुना हो गया। तो 8 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है ना। तो आराम से वीडियो रोक करके एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने कर लिया इसको। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 10 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन में 77 सेंटीमीटर ऊंचाई 77 सेंटीमीटर ऊंचाई तक दूध है। जब दूध को एक घनाभाकार, अच्छा देखो एक बर्तन है इस तरह से है, पहले बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है ना, और इसको उलट करके भेजा जा रहा है किसमें, घनाभुकीकार क्यूबिकल वाले बर्तन में, इतने इस तरह का कोई बॉटल है, इसमें भरा जा रहा है, ठीक है ना। ये हो गया घनाभाकार बर्तन जिसका आधार दे रखा है 22, तो ये भी 22, ये भी 22, ठीक है ना। 22 भुजा का वर्ग है, ठीक है, में डाल दिया जाता है, तो इस बर्तन की दूध किस ऊंचाई तक जाएगा, ये पूछा है आपसे। हमने मान लिया कि ये h ऊंचाई तक चला जाएगा, ठीक है। और ये क्या दे रखा है आपको, इसका रेडियस आपको दे रखा है r, इसका रेडियस r कितना दे रखा है 10, ठीक है। और इसकी ऊंचाई दे रखा है h दे रखा है कितना, ऊंचाई दे रखा है 77 तक जा रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए एक चीज का ध्यान देखिए, जब भी कभी हम एक बर्तन की चीज का अमाउंट द्रव दूसरे बर्तन में उड़ेलते हैं तो हमेशा उनका वॉल्यूम समान रहता है, ठीक है ना। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये बराबर होगा। मुझे बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है ना, बराबर होगा इसका वॉल्यूम कितना होता है क्यूब का। तो देखिए कितनी ऊंचाई तक चढ़ाइए ना, तो देखिए किसी का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना होता है, आधार का क्षेत्रफल में अगर हाइट का गुणा कर दिया जाए तो वॉल्यूम आ जाता है। तो बताओ ये वर्गाकार आधार है इसका 22 गुणा 22 का, तो 22 गुणा 22, ये तो आधार का क्षेत्रफल, इसमें हाइट का गुणा कर दो तो ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये वॉल्यूम बराबर हो जाएगा। अब सब कुछ रख के कैलकुलेट कर दो, सिंपल सा। देखिए मैं सिखा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे ना फटाफट करेंगे, इतनी देर में तो 3 क्वेश्चन निपटाओगे, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 रखो, आर की वैल्यू, आर कहाँ है, आर की वैल्यू रख दिया 10 × 10 मतलब 100 हो गया। एच की वैल्यू कितना रखना है यहाँ पे 77 सिलेंडर वाले का, बराबर 22 गुणा 22, और एच इधर पूछा है कितनी ऊंचाई तक दूध पहुंचेगा, ठीक है भैया देख लेते हैं। काटिए इसको, 11 × 7 = 77 चला गया, 11 से फिर काटिए चला गया, 11 दूनी 22, फिर 22 से पूरा 22 ये वाला काट दीजिए, इधर बच गया 100 बराबर 2h। तो h कितना आ गया बताइए, 100 का आधा 50, ठीक है ना। तो दूध जो है क्यूबिकल बर्तन में 50 सेंटीमीटर है कि मीटर है, उतनी सेंटीमीटर की ऊंचाई तक चढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। आई होप सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बातों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर बात ध्यान से सुनेंगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए कुछ लोग आप लोगों में से कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप लोग कह रहे थे कि पीडीएफ की, तो देखिए अभी ना मैंने कोई टेलीग्राम ग्रुप या ऐसा कुछ बनाया नहीं है, तो मैं जैसे ही बनता है तो मैं आप लोगों को पीडीएफ वगैरह सब शेयर करने लग जाऊंगा, ठीक है। तब तक आप लोग प्लीज़ पेन से राइट किया करिए और कोशिश किया करिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है ना। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो और सब्सक्राइब करते हो, बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब आ जाते हैं हम लोग देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, यदि कितना टाइम हो गया 36 हुआ, ठीक है अभी टाइम है। कह रहा है 14, 13, 18, 16 के और के + 3 का माध्य मतलब मीन दे रखा है 13 है, ठीक है। तो के और इतने का माध्य पूछा है आपसे। देखिए 14, 13, 18, 16 के और के + 3, इसका आपको दे रखा है मीन, कितना दे रखा है 13 दे रखा है। तो मीन क्या होता है, मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन बराबर होता है आपका, इसको देखो हटा दो, मीन बराबर आपका होता है, ये 13 हो जाएगा, मीन बराबर होता है टोटल आंकड़ों का योग और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 से भाग करो, इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो, ठीक है ना। तो बताओ कितना आ जाएगा, के की वैल्यू पहले निकाल लो, तो इसको यहाँ गुणा कर दीजिए, 13 × 6 = 78 बराबर, इनको सबको जोड़िए कितना आएगा, ये 16 है ना, हाँ, तो 14 + 13 यहाँ जोड़ देते हैं, 14 + 13 + 18 + 16 + 3 + के 2 के हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कितना हो गया ये 16, और ये फटाफट से जोड़िए जरा, 3 6 9 8 9 8 17, हाँ 9
9 18 होता है, 9 8 17, 3 20, 4 24 के 4, कैरी लगा 2, तो 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 64 और प्लस 2 के, ये आ गया बराबर 78 आ गया। तो अब के 2k की वैल्यू कितनी आएगी बताइए? 2k बराबर हो गया 78 माइनस 64। 78 माइनस 64 कितना होता है? 4 में से 8 में से 4 गया 4, 7 में से 6 गया 1, तो 2k की वैल्यू 14 आ गया। तो k कितना आ गया? इसका आधा 7 आ गया। k आपके पास 7 आ गया, लेकिन यहीं से काम नहीं चलता है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन देने लगा है आजकल सीटेट, ठीक है ना। अब उसने पूछा है कि k, 8 9 10 इतने का माध्य क्या होगा, तो इतना माध्य निकालते हैं फिर से। तो k प्लस 8 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 6, अब इसको कितना संख्या उससे भाग दे दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 से भाग देना है, ठीक है। अब ये कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। पहले तो k की जगह आप 7 रख दो, ये k है ना, तो इसकी जगह क्या रख दूं मैं? 7 रख दूं। अब जोड़ो सबको, कितना आ रहा है जरा बताओ। तो ये देखिए 10 और 9 और एक यहाँ से, ये 11 है ना, हाँ 11 से एक यहाँ ले लिया, तो ये 10 और 10 20, 10 30, 30 ये हो गया 30, और ये 10 40 और 5 45 और 6 45 और 6 कितना हो गया? 5, 45 5, अरे सही से नहीं जोड़ रहा है क्या? ये करते हैं फिर से जोड़ लेते हैं, गलत ना हो जाए कहीं आज जल्दीबाजी में। देखो 6 5 11, 1 12, 12 और 9 21, 21 और 8 21, 8 हो गया 29, 29 1 30, 6 36, 36 का 6 आ गया, ठीक है 36 का 6 आ गया, और 3 1 4 और 3, अरे कितना हो गया? 4 1 5, हाँ 5 56 आ गया, ठीक है। और 7 से भाग दीजिए, 7 8 56, ठीक है ना। तो 8 इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। आई होप ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। काफी क्वेश्चन हम लोगों ने निपटा दिया है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें भी मैं सारी पूरा डिटेल बताने वाला हूं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण पूर्णांकों मतलब कि इंटीजर्स के लिए सत्य है। इंटीजर क्या होते हैं? अभी मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में, माइनस से लेके प्लस इनफाइनाइट तक सब कुछ, जीरो वगैरह सब कुछ आता है। इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा के लिए सत्य है। पहला कह रहा है कम्यूटेटिव इन सब्ट्रैक्शन, व्यवकलन में क्रम विनिमय। तो एक चीज ध्यान रखिए, क्रम विनिमय क्या होता है? जैसे a प्लस बी को आप b प्लस ए लिख दो, या a गुणा b को आप b गुणा a लिख दो, ये होता है क्रम विनिमय। और क्रम विनिमय मतलब कि कम्यूटेटिव लॉ जो है केवल और केवल काम करता है एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, और व्यवकलन मतलब सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए व्यवकलन में इसलिए कह रहा है कि कम्युनिकेटिव जो है व्यवकलन में क्रम विनिमय होता है, नहीं भैया अभी दिखाया ना केवल 2 में होता है, तो ये गलत हो गया आपका। अच्छा अब ये क्या कह रहा है, एसोसिएटिव इन डिवीजन। क्या होता है एसोसिएटिव? साहचर्य नियम क्या होता है? जैसे देखिए a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी दिया हो, तो आप इसको a ब्रैकेट में b और प्लस सी ये लिख सकते हैं। तो ये भी केवल योग और गुणा वाला काम करता है, योग प्लस वाला और गुणा वाला 2 का काम करता है, ना तो ये डिवीजन पे काम करता है और ना ही काम करता है आपका सब्ट्रैक्शन पे। ये किसका दे रखा है? एसोसिएटिव फॉर डिवीजन, तो ये भी आपका गलत हो गया ना गलत। पूछा है इसने कौन सा सत्य है, यहाँ कह रहा है क्लोजर इन सब्ट्रैक्शन, ये सही होगा, ठीक है। अच्छा अब क्लोजर क्या होता है ये भी बता देता हूं मैं, क्योंकि मैं बोला हूं सब कुछ बताऊंगा। तो व्यवकलन में संवृत्तता, व्यवकलन क्या होता है? संवृत्त क्लोजर प्रॉपर्टी वो होती है कि किसी भी पूर्णांक या इंटीजर में से किसी चीज को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो आंसर में पूर्णांक आए। जैसे मान लो एक इंटीजर 10 ले लिया, एक इंटीजर 15 ले लिया, तो 15 में से अगर 10 घटाया तो 5 या 5 भी एक पूर्णांक में आ रहा है। तो यही कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी, जो इधर है वही सब ये इधर आए। तो ये देखिए माइनस में भी लगता है, तो इसलिए ये आपका सही हो जाता है, ठीक है ना। और विभाजन में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगती है तो ये गलत हो गया। मतलब विभाजन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगती है? क्योंकि ना किसी संख्या को जब 0 से भाग करोगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, 0 से भाग ही नहीं लगता, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो है इसमें काम नहीं करता है, ठीक है। ओके अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
आई होप सब कुछ आप लोग समझ पा रहे होंगे। आंसर टिक कर दिया ना मैंने, हाँ सी ऑप्शन। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ये तो आप लोग वैसे भी कर सकते हो। चलो मैं थोड़ा क्वेश्चन बड़ा करता हूं इसको। देखिए इसमें आपसे कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। सबसे पहले देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं बॉडमास रूल से। तो ये 4 है, ये -5 है, तो ये 5 में से 4 गया तो माइनस का 1 बचा, लेकिन ब्रैकेट के बाहर भी यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 और 1 3 हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया -3। और ये देखिए फिर इनको गुणा वाली चीज़ों को सॉल्व कीजिए, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 दूनी का 6, ठीक है ना। ये 6 आ गया और ये ब्रैकेट के अंदर, तो 6 और बाहर -8 माइनस है, तो 8 माइनस, ठीक है, 6 में से 3 गया 3, तो 8 में से 3 गया 5। सिंपल है, 5 आंसर आ जाएगा। आई थिंक बोर्ड मास आप लोगों को समझ में आता होगा। देखिए बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, उससे पहले अगर रेखा वाला है, लाइन वाला, तो ये सॉल्व करो, ब्रैकेट सॉल्व करो, उसके बाद क्या करना है, डिवीजन का सॉल्यूशन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, और फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऐसे जाता ना, सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में जाता है बोर्ड मास, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पैटर्न आप लोग जानते होंगे, तो इससे सॉल्व करोगे, ये भी बता दिया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बच्चे लोग बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, मैं आप लोगों को इतना आसान करके बताऊंगा कि देख के डर ही नहीं लगेगा। कह रहा है संख्याओं इतने को आरोही अवरोही मतलब डिक्रीजिंग में अरेंज करना है आपको, ठीक है। क्या क्या दे रखा है, 4/3 -3/2। अच्छा एक चीज़ तो पता होगा ना भैया, डिक्रीजिंग का मतलब होता है सबसे बड़ा सबसे पहले रखो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये होता है अवरोही क्रम, ठीक है। अब ये बताओ प्लस वाले तो सारे बड़े ही होंगे, इसका मतलब 4/3 और 7/4 ये तो बड़े ही होंगे, किससे, -3/2 और -9/8 से। अब इन दोनों, क्योंकि प्लस वाली संख्या हमेशा माइनस से बड़ी होती है भैया, इतना छोटी चीजें नहीं पता क्या, ये हो गया, ठीक है ना। अब इन दोनों में देखो कौन बड़ा है आपस में, और इन दोनों में देखो कौन बड़ा है। तो मैंने आप लोगों को एक क्रॉस मेथड बताया था। अब क्या करोगे, इसका गुणा इसके साथ करो और इसका गुणा इसके साथ। तो इसका गुणा यहाँ करके यहाँ लिखो, यहाँ लिख दो, 4 चौके 16 हो गया, और 9 त्रिक 27 यहाँ लिखो। तो अब 16 और 27 में 27 बड़ा है, तो ये वाला चीज़ बड़ा हो गया। तो आपका 7/4 बड़ा हो गया, किससे, 4/3 से। और ये पूरे बड़े हैं। इन दोनों में देखते हैं अब कैसे होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इधर क्रॉस करो, ठीक है। 8 त्रिक 24, तो इधर आ गया -24, 2 नम 18, -18। अब थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बताओ -24 बड़ा होता है कि -18। माइनस अगर लग जाता है तो छोटी संख्या बड़ी हो जाती है और बड़ी संख्या छोटी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ये, तो मतलब ये वाला बड़ा हो जाएगा और ये छोटा, तो -9/8 पहले आ जाएगा, -9/8 पहले आ जाएगा, उसके बाद आएगा -3/2। ये अरेंज हो गया बढ़ते से घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए ये कहाँ दिया है, डी ऑप्शन, 7/4, 4/3, 9/8, -3/2। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया। ये भी देखिए बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि इतना का मान 1 है और इतना a बराबर 2 है, c बराबर 3 है, तो इतने का मान बताओ। देख लीजिए कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आजकल पूछने लग गया है पेपर। तो चलो ये कह रहा है 15, और ऊपर लिखता हूँ, रुक जाओ, कह रहा है 15 की घात a और a की घात bc, तो गुणा कर दीजिए abc, 15 की घात abc, नीचे आ जाएगा 5 की घात abc। घात की घात गुणा होता है, ये कितनी बार बता दीजिएगा, a की पावर m, इसकी पावर n, तो लिखा जाता है a की पावर m इंटू n, ठीक है। वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लगाई है, ये हटा देता हूँ क्योंकि सॉल्यूशन में जगह खराब करेगा, ठीक है। अच्छा इसको आप ये भी 15 को आप ये लिख सकते हो 3 की घात abc इंटू 5 की घात abc, ये भी आप लोग लिख सकते हो, नहीं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हो। नीचे 5 की घात abc, ये वाला तो देखो कट गया, 5 की घात abc से ये कट गया, आपके पास आ गया 3 की घात abc, और ये बराबर किसके दे रखा है, 1 के, तो बराबर 1 लिख दो। तो ये आपके पास आ गया, इतनी चीजें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने a दिया है 2, c दिया है 3, और पूछा क्या है, ये देखो, ये पूछा है उसने 5 की घात a b प्लस c बटा 5 की घात a प्लस 2, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे बी चाहिए आपको, बी तो दिया नहीं है इसने, ए और सी दिया है, तो ए और सी का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम लोग। यहाँ पे ए और सी का इस्तेमाल करिए जरा। तो 3 की घात ए मतलब 2, 3 की घात 2 इंटू बी इंटू सी की जगह 3, ठीक है ना, बराबर 1। अब बताओ यहाँ से बी कैसे कैलकुलेट होगा, देखते हैं कौन बता पाता है। देखिए बी कैसे वैसे ये तो रिकॉर्डिंग क्लास है, मैं ऐसे बात करता हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ आप लाइव पढ़ रहे हो, आप एनर्जी के साथ पढ़ें, ठीक है। देखिए अब बताओ एक को हम क्या लिख सकते हैं, एक को 3 की घात 0 लिख सकते हैं कि नहीं? अरे भैया साफ साफ लिख सकते हैं, किसी की भी घात अगर 0 है तो वो 1 होता है। एक 3 की घात 0 लिख सकते हैं, तो इधर 3 की घात कितना है 2 बी और इंटू 3, तो इसका मतलब 3 दूनी 6, 6 बी की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी ना, आधार बराबर है तो घातें बराबर हो गई, तो बी की वैल्यू निकल के आ गई 0। अब देखो ए पता हो गया, सी पता हो गया और बी भी पता हो गया 0। अब जो कुछ पूछ रहा है वो बता दो, बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। अब तो अब वो आपसे ये पूछ रहा है इतने की वैल्यू, यहाँ पे रख दीजिए सब कुछ, रखिए जरा। क्या कह रहा है 5 की घात ए की जगह 2 और बी प्लस सी मतलब 3 प्लस 0, 3 प्लस 0, नीचे आ जाएगा 5 की घात कितना 2 प्लस 2, यही ना, तो अब आ जाएगा कितना 3 दूनी 6, 5 की घात 6 आ जाएगा ना, हाँ 0 प्लस 3 तो 3 ही रहेगा, 3 दूनी 6, 5 की घात 6, नीचे आ गया 5 की घात 4। जब नीचे से ऊपर ले जाते घातें घट जाती है, तो 5 की घात 2, 5 की घात 2 कितना होता है 25 होता है। देख लीजिए कहाँ दिया है आंसर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। कितने देर की क्लास हो गई, अभी भी लगभग 1 घंटा हो गया, हाँ 1 घंटे से ऊपर होने वाला है। कोई बात नहीं, फटाफट से इसको भी कर लेते हैं। मैराथन क्लास है तो थोड़ी बड़ी तो होगी, एक ही क्लास में सब कुछ समेटना भी है। कह रहा है अंक इतने से बनी 6 अंकों की सबसे छोटी विषम, ये ध्यान रखो विषम संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या का अंतर क्या होगा जब संख्या में अंक दोहराए नहीं जाते। ठीक है भैया, नंबर क्या क्या दिया है इसने 8, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 3 0 5 1 4। अब इसमें पहला पूछा है 6 अंक से बनाओ संख्या, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 दे रखा है, इसका मतलब सबका इस्तेमाल भी होना है और विषम होने चाहिए, विषम होना चाहिए। विषम कब होगा जब लास्ट यूनिट डिजिट विषम हो। सबसे बड़ा बनाना ना 6 अंकों की, सबसे छोटी बनाना है, सॉरी यहाँ पे सबसे छोटी बनाना है। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 0 से शुरू कर दूं क्या, 0 से भैया 0 से करोगे तो 5 ही अंक रह जाएगा, क्योंकि किसी अंक का 0 से शुरुआत का कोई मतलब नहीं होता है। तो उससे बड़ा 1 से शुरू करो, 1 फिर 0, उससे बड़ा 3, ठीक है ना, फिर उससे बड़ा 4, फिर उसके बड़ा 5, फिर उससे बड़ा 8। ये हो गया सबसे छोटी संख्या 6 अंक की। लेकिन ये विषम नहीं है, ध्यान रखना, सब कुछ बता रहा हूं मैं, ये विषम नहीं है क्योंकि लास्ट में 8 आ गया। तो आपको इन दोनों को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसने विषम बोला है। तो आपको ये लिखो 1 0 3 4 8 और 5, ये हो गया सबसे छोटी 6 अंक की विषम संख्या इनमें से। इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या कह रहा है, तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या का अंतर। अब इसमें से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ढूंढिए। सबसे बड़ी के लिए क्या करना होता है, सबसे बड़ा अंक उठाओ 8, उससे छोटा 5, उससे छोटा 4। अब उसने बोला है सम चाहिए, अगर मैं उससे छोटा 3 उठाता हूं, यहाँ 3 रखता हूं तो ये विषम हो जाएगा। लेकिन उसने 4 अंक तो हो गया लेकिन विषम हो गया। लेकिन उसने क्या बोला है, सम चाहिए उसको, सम बोला है ना, 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या, यहाँ पे विषम हो रहा है। तो अगला इससे छोटा 1 है, 1 रखेंगे तब भी विषम होगा, लेकिन तब हमें क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। तो इसको भी हटाओ, अब क्या रखोगे आप, 0 रखोगे। बात समझ में आई? मैंने ये 4 अंक, ये आपकी होगी 4 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या, 4 अंक की छोटी सम। गला दर्द कर गया, ये हो गया। अब इसका अंतर पूछा है, आप घटा के बता दीजिए क्या अंतर आएगा। तो 1 0 3 4 8 5, इसमें से माइनस कीजिए कितना, 0 4 5 और 8, माइनस कीजिए, अंतर पूछा है तो 5 में से 0 गया 5, यूनिट प्लेस पे 5, एक ही ऑप्शन है जिसके यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहीं देख के आप आंसर मार्क कर सकते हो, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। ऐसे घटा भी लो, 8 में से 4 गया 4, 9
4 9, ये आंसर बन गया जो कि ए ऑप्शन पे दे रखा है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए, कमान कमान। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से देखिए अगले क्वेश्चन को। ये कह रहा है यदि 8 व्यक्ति किसी काम को 9 दिन में करते हैं, देखिए हर टाइप का क्वेश्चन लिया है मैंने, 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 12 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, और सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर है, सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा देखिए काम टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन में क्या होता है, अगर M1 व्यक्ति D1 दिन में W1 काम करते हैं तो वही व्यक्ति फिर तो फार्मूला होता है M2 व्यक्ति D2 दिन में W2 काम करेंगे। अगर टाइम आता है कितने घंटे तो यहाँ पे T1 T2 भी लगा लिया जाता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए उसने बोला है सेम काम, कहाँ दिया है, तो उसी कार्य को बोला है। जब कार्य बराबर हो गया तो W से W कट गया, यहाँ दिन की बात की है, घंटे की बात नहीं की, तो T तो लगेगा नहीं, सीधा फार्मूला आपका हो जाएगा M1 D1 बराबर M2 D2, ठीक है ना। M1 कितने व्यक्ति है 8 इंटू M2 दिन कितना है 9 बराबर M2 कितना है 12 व्यक्ति हैं, D2 नहीं पता है, D2 ही निकालना है। कर दीजिए कैलकुलेशन, काटिए जरा, तो ये आ जाएगा 8 गुणा में 9 भागे 12 बराबर D2, ये दूसरे व्यक्ति की संख्या आ गया। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 तिरिक्के 9 है ना, तो 3 दूनी 6, 6 व्यक्ति और लगे, 6 दिन और लगेगा, ये आ गया 6 आ गया इसका। तो पूरा करेंगे उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे भैया, 12 लोग 6 दिन में पूरा कर देंगे, सिंपल सा हो गया ना, आसान सा। वैसे और भी मेथड है, रेशियो लेकर के मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। जब पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा सीटेट पेपर के बाद, पूरा मैथ का कोर्स लेके आने वाला हूँ, जब वो पढ़ा दूंगा आपको ना, फिर आप टीचिंग का कोई सा भी एग्जाम दे लेना। ये सब कुछ भी, ये तो बहुत टाइम लग रहा है आप लोगों को, मैं बहुत शॉर्ट करके बताऊंगा कैसे करना है इन्हें। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फिर से एक उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, कह रहा है 3x माइनस 1/2x बराबर 8, तो 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर का क्या मान होगा। तो देखिए इसका क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, 3x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर बराबर 8 का होल स्क्वायर, तो इधर राइट साइड में 64 आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1/16x स्क्वायर और माइनस 2ab होगा ना, तो 2 इंटू 3x इंटू 1/2x बराबर 64, ये आ गया ना। देखिए क्या क्या कट रहा है उसको काटिए, तो देखिए 2 से 2 चला गया, x से x चला गया, तो आपके पास 9x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 64 इधर, और प्लस कर दो इधर 3 बचा था, ये 3 जोड़ दो इधर, 3 64 और 3 कितना हो गया 67। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन बन गया, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 सेकंड में थोड़ा सा और पानी पी लूँ, ठीक है ना, तब तक आप लोग थोड़ा लाइक वाइक कर दीजिए, कमेंट वमेंट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि इतना बराबर इतना तो इतने का मान आपसे पूछा है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कह रहा है 0.5 इंटू ब्रैकेट में माइनस 0.6 माइनस, देखो आप ना सॉल्यूशन हर जगह मिल जाएगा, आप देखो तरीका देखो कैसे कर रहे हैं हम, ठीक है ना। -6.2x ये आ गया बराबर 0.3x माइनस 0.2 ये आ गया। अब एक काम करते हैं, सबके दशमलव हटा देते हैं, ये दशमलव हटाएंगे तो 5/10, ब्रैकेट के बाहर माइनस तो रहेगा ही, ब्रैकेट के अंदर ये दशमलव हटाएंगे तो 6/10, फिर माइनस 2x/10, दशमलव हटाते जाओ 10 लगाते जाओ, 0.3x था तो ये हो जाएगा 3x/10, ठीक है ना, और माइनस 2/10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये बराबर का साइन है बीच में। एक सेकंड, सब क्यों मिट रहा है, ब्रैकेट और ये बराबर साइन, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है जो कट रहा है, देखिए 1/10 कॉमन निकाल सकते हैं, ये एक इस वाले 10 से कट जाएगा, ठीक है ना आप। अब देखिए ये 5 जाएगा, एक बार इसके साथ अंदर गुणा होगा और एक बार इसके साथ गुणा होगा, तो 5 जो है इस 10 को काटेगा 2 बार में, फिर ये 5 यहाँ पे 2 बार में काटेगा। अब ये 2 जो है इसको 3 बार में काटेगा 6 को, और ये 2 इसको काट देगा, खत्म काम।
अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो तो -3 और माइनस इंटू माइनस प्लस कितना हो जाएगा x, केवल x बचा है। राइट साइड में क्या बचा है आपका 3x माइनस 2। ठीक है, x वाली चीज़ों को एक साइड लो, नंबर को एक साइड लो, कितना आ जाएगा। ठीक है, ये इधर जाएगा -2 माइनस हो जाएगा तो 3x माइनस x, इधर रखो इसको 3x और ये इधर जाके -x हो गया और 2 इधर प्लस हो जाएगा तो -3 है ना। सही चल रहे हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, ठीक कोई दिक्कत नहीं, सही चल रहे हैं। -3 और इधर ये +2 तो कितना आ गया -1 और इधर कितना 3 में से 1 गया 2 तो x की 2x आ गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2। ठीक है ना। तो लेकिन ये x थोड़ी ना पूछा हमसे, तो ये पूछा 2x इतना ही की वैल्यू, तो यहाँ पे x रख दो 2 गुणा -1/2 + 1 तो 2 से 2 कट गया तो -1 + 1 मिल करके 0 आ गया। कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये निम्न में से कौन सा व्यंजक इसके बराबर है। अब देखिए कुछ भी कर लो, आपको इसको ऑप्शन के सहारे ही सॉल्व करना है, सारे ऑप्शन को चेक करके देखना है कि कौन इसके बराबर आ रहा है। ठीक है ना। या एक और तरीका होता है कि x का कोई रैंडम नंबर ले लो और हर जगह रखो। मैं दोनों तरीके से कोशिश करता हूं कि करके दिखाऊं। पहले तो मैं लीनियर वे में करके दिखाता हूं। देखो जब आप ऑप्शन से करोगे तो चारों ऑप्शन चेक करना है। ऐसी सिचुएशन में एग्जामिनर क्या करता है ना, सबसे लास्ट में ऑप्शन देता है ताकि आप टाइम वेस्ट हो, सब चेक करो। तो आप कोशिश करो ना कि लास्ट में जाकर के इसको सॉल्व करो। तो सबसे पहले डी वाले को करते हैं। जब डी वाले को आप करोगे तो देखिए ये है 2 × 3x + 1। ठीक है ना, प्लस कितना है 2 × 7x - 5 इतना आ गया, डिवाइडेड बाई 4 है ना। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 तिहाई 6x और 2 एक कम +2 प्लस इसको करो 2 सत्ते 14x माइनस 2 पच्चे 10। ठीक है ना, इतना हो गया डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। अरे अभी कर्सर आया था, कहाँ चला गया इसके लिए। तो बहुत बढ़िया काम हो गया था लेकिन चला क्यों गया। हाँ ठीक है, पेन चलाना है ना। एक सेकंड में कर्सर के साथ पढ़ाना चाह रहा था। हाँ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, एक बार आ गया था, देखते हैं इसका सेटिंग कैसे है। ठीक है, अच्छा अब इसको जरा सॉल्व कीजिए फर्दर आगे। तो 14 6 20x, ये हो जाएगा 20x हो गया और -10 और 2 तो -8 बटा में 4। इसको काटिए 4 पच्चे 20 और 4 दूनी 8 तो ये आ गया ना 5x - 2। ठीक है, एक तो तरीका आपके पास ये होता है, यही बराबर है, यही पूछा है, ये कौन इसके बराबर है तो यही बराबर है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऐसे सॉल्व कर सकते हो, या आप ना एक तरीका और अप्लाई कर सकते हो। कौन सा तरीका वो मैं बताता हूं आप लोगों को। ठीक है, अरे क्वेश्चन यही रखो। अगला तरीका क्या कह रहा है, आप अगले तरीके में क्या कर सकते हैं ना, x का कोई नंबर मान लो, जैसे मान लो x को 1 मान लेते हैं। तो x का जब 1 रखोगे यहाँ पे तो 5 एकम 5 में से 2 गया, 3 आ रहा है ना। क्या देखो x 1 रखने पे यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो ये 1 रखा 3 1 4 दूनी 8 प्लस 7 में से 5 गया 2 दूनी 4 बटा में 4 8 4 12 बटा में 4 4 तिहाई 12। देखियो यहाँ भी 3 आया, यहाँ भी 3 आया। इसका मतलब इस तरह से भी आप कर सकते हो, तो इसका मतलब यही इसके बराबर है। दोनों मेथड में से जो आपको पसंद आ रहा है उससे कीजिए। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा देखिए, आज का मैं सबसे जानदार क्वेश्चन बताने वाला हूं, जहां से बच्चे कहते हैं कि सर फार्मूला रटने में बहुत दिक्कत आती है, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको फार्मूला ही रटना ना पड़े, बिना फार्मूले का बताऊंगा, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा 4000 पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 2.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट रुपया में कितना होगा जब ब्याज वार्षिक संयोजित हो। ठीक है, देखिए
आपके पास था 4,000 रुपया, इस पे ब्याज लग रहा है वार्षिक तरीके से, इसको मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ बिना फार्मूले का, ठीक है ना। 10% एक साल का ब्याज लग रहा है, तो देखिए पहले साल कितना ब्याज लगेगा, फर्स्ट ईयर कितना ब्याज देगा वो 4,000 का 10% कितना होगा, एक जीरो हटा दो यहाँ से, तो 400 रुपया देगा वो, 10% इतना ही होता है ना। तो पहले वो देगा पहले साल 400 रुपया, एक साल हो गया, लेकिन 2.5 साल का निकालना है हमें, तो बताइए दूसरे साल कितना देगा वो, इसका 10% देगा ही, 400 रुपया फिर देगा। लेकिन रुक जाइए, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज कहता है ब्याज मूलधन पे तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, ये 400 प्लस जो पहलवा सलिया का ब्याज लगा था ना पहले साल का, उस पे भी 10% ब्याज लगाओ, ठीक है ना। तो 400 का फिर 10% इसको और दो, 40 रुपया हो गया, एक जीरो हटा के 10% निकलता है, ठीक है ना। ये 40 रुपया हो गया, इतना हो गया, ये हो गया 2 साल का। अब 2 साल में मिला के आप कितना ब्याज दोगे, 400 400 840, तो 2 साल में आपको देना है 840 रुपये का ब्याज, ठीक है ना। इतना तो देना है इतना, ठीक है ना। लेकिन अभी ध्यान रखो 6 महीने का ब्याज और बच रहा है। अब बताओ इतना तो दोगे, 840 तो देना ही है, प्लस और कितना दोगे, 5% ब्याज, किसका 5% इस पे दोगे। 4,000 का 10% आया था 400 रुपया, तो 5% कितना आ जाएगा, इसका आधा 200 रुपया ये आ गया। क्या यहीं छोड़ दूं, नहीं, और जो ये ब्याज लग रहा था 840 ना, इस पे भी 5% और लगाओ, तो इसका 5% कितना होगा बताइए, सिंपल सा है यार। 840 का 10% कितना होता है, एक जीरो हटा दो, 84 रुपया हो गया। तो 84 का आधा कितना होता है, 84 का आधा होता है 42 रुपया, तो इतना हो गया। तो अब 242 और लगेगा, 242, तो 840 पहले दे रहा था ये इतना, और 242 और देगा आधे साल का, तो 242 और जोड़ दीजिए, 242 कितना हो गया, 2 4 4 8 8 2 10, तो 1,082 रुपया कुल उसको ब्याज देना पड़ेगा चक्रवृद्धि तरीके से, ठीक है। अगर आप लोग ये समझ गए ना, तो आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बिना फार्मूला, कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही निपटा दोगे, ठीक है। बस ये ध्यान रखो कि ब्याज पे ब्याज लगता है, सफाई से चीज़ों को अलग रख के जोड़ दो, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सर फार्मूले से ही बताओ ना, तो मैं नेक्स्ट क्लास में अभी मैं एक संभावित प्रश्नों की सीरीज लेके आने वाला हूँ, 4-5 क्लास उसमें होगी, कुछ हमने गेसिंग क्वेश्चन निकाले हैं वो कराऊंगा, उसमें मैं फार्मूला भी बता दूंगा अगर आप लोग कमेंट करोगे तो, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे क्या कह रहा है ये आपसे, अच्छा, यदि 2 आसन्न कोणों का योग 180 है तो ये कोण कहलाते हैं। बहुत सिंपल हो गया ये तो। देखिए अगर एक रेखा है, इस पे 2 आसन्न कोण कौन से होते हैं, जस्ट आज एडजेसेंट का मतलब होता है आजू बाजू में, ये कोण और ये कोण। तो अब बताओ एक ही लाइन है, तो लाइन से वर्ड आ जाता है लीनियर, ये जोड़े में है ना, आज जोड़े में है तो पेयर, ठीक है ना। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म, रेखा रैखिक युग्म, ठीक है ना। तो इसे बोला जाता है जस्ट बगल वाले एडजेसेंट एंगल के युग्म को रैखिक युग्म या लीनियर पेयर बोला जाता है, जो कि डी ऑप्शन है, ठीक है ना। आगे बढ़े, आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है 2 रेखाखंड AB तथा CD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो कर देते हैं प्रतिच्छेद। ये हो गया आपका AB, अरे रे रे एक ही जगह रखो ना, हाँ AB, और CD ये रहा आपका C और D, प्रतिच्छेद कहाँ कर रहे हैं, O पॉइंट पे, ठीक है, कर दो। प्रतिच्छेद कर रहे हैं ये लोग कहाँ पे, O पॉइंट पे, O पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो अब क्या कह रहा है, एंगल OAC 40 डिग्री है, OAC इसको यहाँ से मिला दो, ये कोण आपको कह रहा है ये 40 डिग्री है, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है, ये 40 डिग्री है। और क्या कह रहा है, OCA 60 है, OCA ये वाला कोण 60 दे रखा है, ये हो गया ना। अच्छा अब आपसे पूछ क्या कह रहा है, अच्छा ODB 50 दे रखा है, ODB ये कोण आपको दे रखा है कितना, 50 दे रखा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है OBD ये वाला कोण पूछ रहा है, इसको मान लो x माना, ये पूछ रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, किसी त्रिभुज में तीनों अंतः कोण कितने होते हैं, 180, तो 60 और 40 मिलके ये 100 हो गया, तो ये बचा हुआ 80 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया।
और अगर दो रेखाएं आपस में इस तरह से काटती हैं तो वर्टिकली अपोजिट की हिंदी क्या होती है? विमुख कोण, शीर्षाभिमुख को बोलते हैं हिंदी में। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये 80 है तो ये भी 80 आ गया, ठीक है ना। अब इसमें त्रिभुजों का योग वाला लगा दो, 80 + 50 130 हो गया, तो बचा हुआ कितना हो गया? ये 50 हो गया, तभी तो 180 तीनों का सम होगा। तो कहाँ है 50? ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया, सिंपल सा, ठीक है। आगे बढ़े, पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर लीजिए, इतनी दूर तक देख लिया अगर क्लास को तो, और एक दोस्त को तो जरूर शेयर करना। आगे क्या कह रहा है देखिए, त्रिभुज एबीसी तथा PQR में कोण A बराबर P, AB बराबर PR तथा AC बराबर PQ, यदि QR बराबर इतना तो इतना क्या होगा? चलो दो त्रिभुज बनाओ पहले तो, ABC, दूसरा अगला त्रिभुज है आपका PQR। देखिए फैन ऑफ करके इतनी गर्मी में पढ़ाना ना बहुत मुश्किल का काम है, बहुत पसीना हो रहा है। इसका फल आप लोग दोगे कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे ज़रूर, ठीक है ना। ये हो गया, बिना टाइम वेस्ट करे इधर आ जाते हैं। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, एंगल A बराबर P है, तो ये वाला कोण इसके P के बराबर है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कह रहा है, AB बराबर PR है, तो AB ये वाली साइड, PR इसके बराबर है, और AC बराबर PQ है, तो AC बराबर PQ है, ठीक है। तो अब आपको कह रहा है कि QR का है, QR दे रखा है 3x - 5 के, BC दे रखा है x + 7 के, तो आपसे x का मान पूछ रहा है। अच्छा एक चीज़ देखो, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंसी है, कॉन्ग्रुएंट है, कैसे? साइड एंगल साइड से। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR से, कैसे? साइड एंगल साइड से। तो जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाता है उनका, इसका मतलब BC भी जो है वो बराबर हो जाएगा QR के, तो इसका मतलब हो गया x + 7 बराबर आपका हो जाएगा 3x - 5 के। तो सॉल्व कर दीजिए, तो 5 को इधर ले आइए, तो 7 और 5 12 बराबर, इसको इधर भेज दीजिए, तो 3 में से एक x चला गया तो 2x हो गया, तो x निकल के आ गया 6, ठीक है ना। तो x पूछा था 6, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज ABC में BA बराबर BC, यदि AECF एंगल ABC के समद्विभाजक है तो निम्न में से कौन सा सत्य है? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना लीजिए, एक सेकंड, ये बन गया आपका एक त्रिभुज ABC, यही बनवाया ना, हाँ ABC। कह रहा है BA बराबर BC है, कहाँ है भैया? BA ये वाली साइड बराबर है BC नीचे वाली साइड के। जब ये बराबर है तो ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना, कमर दुब्बी। तो इसका मतलब इसके सामने का कोण ये वाला और इसके सामने का कोण ये वाला भी बराबर हो जाएगा, होगा ना। एंगल A बराबर एंगल C बोल सकते हो। जब ये बराबर हो गया तो अगर इनका हाफ किया जाए, 1/2 एंगल A बराबर 1/2 एंगल C, ये भी बराबर होगा। अभी इसका आगे इस्तेमाल है इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना, चालाकी से। ये हो गया। अब आप क्या कह रहा है देखिए, A तथा C का समद्विभाजक AE है, AE A का समद्विभाजक है, इसको समद्विभाजित कीजिए, यहाँ पे पॉइंट E मिल गया। समद्विभाजित का मतलब हो गया कि ये वाला कोण इतना और ये इतना आपस में बराबर हो गए, ठीक है ना। आधा A इधर, हाफ हाफ हो गया ना, AE हो गया। आगे क्या कह रहा है, CF, C से एक रेखा खींचो, इस पे जाके F पे मिल रहा है, ये भी बाइसेक्ट कर रहा है इतना, और ये इधर वाला ये भी बराबर हो गए, ठीक है ना। तो अब आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा पॉसिबल है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं, देखिए AFC ट्रायंगल की बात कर रहा है, AFC इस अलग रंग से बना देता हूँ, AF और ये रहा C इस कलर से। तो ट्रायंगल AFC, ठीक है। दूसरा कौन सा ट्रायंगल लिया है उसने, उसको भी दूसरे कलर से बना दूं मैं। चलो अगला ट्रायंगल आपका CEA, ये रहा CEA, CE और A, ठीक है ना। इसमें ट्रायंगल CEA में अब इसमें देखिए सर्वांगसमता चेक करनी है हमें कि अगर ये सर्वांगसम हो गया
तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें से पता चल जाएगा कौन सा त्रिभुज बराबर होगा। सब कुछ बराबर हो जाता है सर्वांग सम होने पे, है ना। बात समझ में आ रही है बिल्कुल, ठीक है। तो जरा देखो दोनों त्रिभुजों में देखो तो AC कॉमन है ना, इस पे देखो ब्लू पेन भी चली है और ये पिंक भी चली है, तो AC कॉमन हो गया, AC बराबर AC हो गया, ठीक है ना। और ये वाला पूरा कोण देखिए, इस वाले में आ रहा है C और इसमें A आ रहा है, तो एंगल A बराबर एंगल C, समझ पा रहे हो ना। ब्लू वाले में A एंगल और पिंक वाले में C के बराबर है, तो ये मिल गया। और इसका हाफ इसके लिए यूज हो रहा है, इसका हाफ इस वाले त्रिभुज में यूज हो रहा है, तो हाफ ऑफ एंगल A बराबर हाफ ऑफ एंगल C, ठीक है ना। तो अब देखो क्या क्या मिल गया आपको, एक एंगल मिल गया और साइड एंगल। तो आपको मिल गया कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं सर्वांगसम हो गए, कैसे, साइड एंगल साइड से। दो कोण मिल गए, एक साइड मिल गया। जब ये सर्वांगसम हो गए तो इसका मतलब सब कुछ बराबर हो गया। कौन सा त्रिभुज AFC ये रहा और त्रिभुज CEA ये रहा, तो C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। अगर आपको कोई डाउट है तो इसको आप लोग बैठ करके एक बार फिर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये आसान नहीं होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि फिगर देखने में आपको दिक्कत आ सकती है। बाकी यही लगेगा क्राइटेरिया साइड एंगल साइड की, ठीक है ना। चले आगे, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, यूलर्स फार्मूला पे बेस एक क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो इसको। कह रहा है यदि FEV क्रमश एक षटभुज आधार वाले प्रिज्म के क्रमशः फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्या है। अच्छा, षटभुज वाला प्रिज्म है, मतलब षटभुज वाला प्रिज्म कैसे बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। षटभुज तो ऐसे ही बनता है ना। अब प्रिज्म बनाता है तो इसी के ऊपर इसी ऐसे ही डब्बा और रख दीजिए, बनाए एक और, ये बन गया। अब इसको सबको मिला दीजिए, 6 के 6 साइड मिल जाएंगे आपस में। अरे यहाँ नहीं, छोड़ो, यहीं से मिलाइए। अब देखिए ये 3D में कुछ दिख रहा है, 3D में देखोगे ना तो ऐसे डब्बा बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें F, V और E पता करते हैं कितना कितना होगा। वैसे अगर नहीं बनाना आता है तो याद कर लो, फलक कितने हो जाएंगे। अरे कहीं कहीं रखा रहता है, मेरे सामने यहाँ तो कोई चीज़ है नहीं तो आपको दिखाता ये कैसे बन रहा है। 6 का वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा। अब इसमें फलक कितना हो जाएगा, एक फलक ऊपर एक फलक नीचे और चारों तरफ 6 फलक, तो 6 2 8, टोटल फलकों की संख्या 8 आ गई। वर्टेक्स कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, वर्टेक्स मतलब कोना, तो 6 कोना ऊपर 6 कोना नीचे, 6 6 12 हो गया वर्टेक्स। एज कितनी होगी, लाइंस कितनी होगी, भुजा कितनी होंगी, तो 1 2 3 6 भुजा ऊपर 6 भुजा नीचे और 6 बगल में, 6 3 18 भुजाएं हो गई, ठीक है ना। FVE तीनों उठा के सारे ऑप्शन रख के चेक कर लो, तो ये B ऑप्शन करेक्ट आता है। यहाँ पे रख के देख लीजिए, 3 गुणा में F की वैल्यू रखिए 8 प्लस 4 गुणा में V की वैल्यू रखिए 12 माइनस 2 गुणा में 18 बराबर 36 आ रहा है क्या। 18 दूनी 36 या 12 चौक 48, 8 3 24 प्लस, तो ये 48 24 72 माइनस 36, तो ये आ गया 36 बराबर 36। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका यही ऑप्शन हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप जल्दी से नहीं कर पाते तो पिछले ऑप्शन में भी रख के चेक कर लीजिएगा, रख के ही चेक करना होता है इसको। आगे चले, आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मैं पूरा क्वेश्चन करा के ही दम लूँगा, चाहे टाइम कितना भी चला जाए, ठीक है, क्योंकि मैंने वादा किया है कि इससे बाहर नहीं मिलेगा, तो मैं हर कॉन्सेप्ट बताऊँगा, हर टाइप का क्वेश्चन। आगे कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 16 30 दे रखा है, तब इस त्रिभुज के न्यूनतम शीर्षलंब क्या होंगे। देखिए एक समकोण पहले त्रिभुज बनाओ, ये हो गया, मान लो ये है ABC। अब इसमें क्या क्या दे रखा है, इसने कह रहा है कि इसकी 2 भुजाएं इसके कर्ण के अतिरिक्त मतलब हाइपोटेनियस के अतिरिक्त दे रखा है, तो ये 16 है, ये 30 है। तो बताओ इससे हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, पाइथागोरस फार्मूला लगा करके ये 34 होता है। इसका फार्मूला होता है ना 30 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर करोगे फिर रूट लोगे तो 34 आ जाता है। ये ट्रिपलेट भी याद रखो, 16 30 34 का, ये हो गया। अब कह रहा है शीर्ष लंब, मतलब इस शीर्ष से सबसे छोटा लंब यही होता है जो हाइपोटेनियस पे जाता है, तो यहाँ से शीर्ष लंब ड्रॉ करो तो ये 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है ना। ये हो गया, मान लो ये h हो गया, h ऊंचाई का।
अब इसी की लंबाई आपसे पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे लंबाई? तो देखो इस ABC का त्रिभुज का एरिया की अगर बात करें, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है ना। तो अब हम करते हैं क्या, तो 1/2 बेस कितना ले लें, पहले 30 ले लेते हैं। बेस में बटा क्यों लगा रहा हूं मैं, एक सेकंड प्लीज बैक करने दो, ठीक है ना। एक सेकंड, पेन चेंज करना है मुझे थोड़ा सा। हाँ देखिए 1/2 बेस को अब ले लिया आपने 30 गुणा हाइट ले लिया 16, ठीक है। इसी त्रिभुज की एरिया अगर मैं इसको बेस मान लूँ 34 वाले को और h को हाइट मान लूँ तब भी वही होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज तो सेम है। जब त्रिभुज सेम है तो एरिया भी सेम होगा। अच्छा देखो कई बार मैं तिरछा देखता हूँ क्योंकि मेरी फोटो कॉर्नर में दिखती है ना, तो इस वजह से इधर दिख जाता है मुझे, ठीक है ना। तो इधर आ जाइए, तो 1/2 गुणा 34 गुणा 16, ठीक है ना, ये हो गया 1/2 गुणा 34 गुणा 16। अब इसको सॉल्व कर लीजिए जरा, तो देखिए 1/2 से 1/2 कट गया। अब इसको 16 क्यों लिया, h होगा ना, ये हाइट तो h होगी, सॉरी एक सेकंड, इसको रब करिए, इनटू में h होगी, h यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये 17 से काटिए, 2 से काटिए, 2 15 बार में गया और इसको काट दिया तो कितनी बार में चला गया, 17 बार में। तो h आ जाएगा आपका 15 गुणा 16, एक सेकंड इसको ऊपर कर दूं, 15 गुणा 16 डिवाइडेड बाई 17। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आता है डी ऑप्शन, 14 सही 2/17 के पास आता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, रिकॉर्डिंग चालू है ना। देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, कह रहा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात 5:2 है, ठीक है ना। बेलन के आधार और इसकी त्रिज्या दे रखा है 35, तो इसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? टीएस से क्या होता है? 2πr r + h, ये होता है आपका बेलन का टीएस से, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब उसने अनुपात दे रखा है रेडियस का, अनुपात दे रखा है हाइट से, कितना 5:2 से, एक सेकंड, ये दे रखा है आपको, एक सेकंड, 5/2 से। अब कह रहा है रेडियस 35 है, तो 5 का मान 35 है, मतलब 7 गुना है इसका, गुणा 7 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, गुणा 7 मतलब 14 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा 14। कुछ दिक्कत कर रहा है ये बोर्ड, कोई बात नहीं है, h निकल के आ गया 14। अब h और ये 35 सब कुछ यहाँ रख के कैलकुलेट कीजिए जरा, कितना आ जाएगा, 2 गुणा 22/7 गुणा r कितना हो जाएगा आपका 35, ब्रैकेट में r फिर 35, इसको यहीं रखना पड़ेगा लग रहा है, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। चलो ये हो गया 35, ठीक है ना, ये हो गया आपका 35 और प्लस h हो गया 14। सॉल्व कीजिए, 7 से कटिए 5 बार में। अब जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे ना, एक सेकंड, इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका सॉल्यूशन कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये आता है 10780, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। मुझे लगता है सिस्टम में कोई दिक्कत आ रही है, काफ़ी टाइम से हम लोग क्लास ले रहे हैं, तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। अब 1-2 क्वेश्चन और बचा है डीआई का, मैं सोच रहा हूँ संभावित प्रश्न में डीआई के क्वेश्चन ले लूँगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल घबराइएगा मत, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बस करके रखिएगा, ठीक है ना। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के अच्छा सा मैथ का कोर्स और साइंस का लेके आने वाला हूँ और संभावित प्रश्नों की सीरीज लाने वाला हूँ।